हम चर्चा शुरू करते हैं। और सबसे पहले अमन का स्वागत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आपने जो है ये चर्चा सबके बीच में रखने की स्वीकृति दी और बहुत ही सहर्ष स्वीकृति दी। तो अमन का बहुत संक्षेप में परिचय मैं देना चाहूंगी। अमन जो है वो उन्होंने सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में, समाजशास्त्र और नृशास्त्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी किया था। और संप्रति अभी वो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बंगलुरु में पढ़ाते हैं। और इससे पहले वो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में और आईआईटी कानपुर में भी पढ़ा चुके हैं। और उससे पहले वो एकलव्य के साथ होशंगाबाद में हमारे साथ सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे थे। अमन का मुख्य जो इस समय रुचि है वो शिक्षा और अमन, शिक्षा और अमन के क्षेत्र में उनकी रुचि है। शिक्षा और शांति का रिश्ता क्या बनता है, कैसे हो सकता है, इसमें उनकी रुचि है। तो हम शुरू करते हैं अमन। जी 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 जी। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था टुलटुल और सभी एकलव्य के साथी कि फिर से सब लोगों से ऐसे मिलने का मौका मिला और कई नए साथियों से भी मिलने का आज शायद मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा। मैं जिस चीज़ पे बात करने वाला वो समाजशास्त्र में एक नए किस्म का काम हो रहा है, उसके ऊपर है। उसके थोड़ी सी प्रस्तावना ही मैं दे रहा हूँ। जाहिर है ये बहुत कई तरह के काम है इसमें। 40-45 मिनट 50 मिनट में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन में देने की कोशिश करूँगा इसमें। और इसके कई पहलू हैं। मैं सिर्फ कुछ बातों करने का ही मुझे मौका मिलेगा। मैं शुरू में ये भी कह दूं कि जिन लोगों ने एमए एजुकेशन किया है, कई लोगों ने किया है आप में से, उनको ये बातें बड़ी जानी पहचानी लगेंगी। लेकिन मैं जानबूझ के एक ऐसे स्तर पर बात कर रहा हूँ जो कि शायद सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। इस लेवल पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। ये काम है रोज़मर्रा के जीवन का और ख़ासकर स्कूल के रोज़मर्रा के जीवन के समाजशास्त्र का। हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो समाजशास्त्र में जिस तरह का काम हुआ है वो काफ़ी बड़े स्केल पर और बड़ी चीज़ों की बात है। वो तो उदाहरण के लिए हम लोगों ने देखा कि बहुत काम हुआ है कि जातिवाद शिक्षा में कैसे आता है। अब जातिवाद बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन रोजमर्रा जीवन में ये कैसे आता है, इसका अध्ययन कम हुआ है। इस टाइप का काम जो जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, जो रोजमर्रा का समाजशास्त्र जो है, वो रोजमर्रा के हर दिन हर क्षण हमारे किस तरह के एहसास होते हैं, किस तरह के रिश्ते बनते हैं, उसके ऊपर है। इसके ऊपर है। जो बड़े पैमाने का समाजशास्त्र जिसको बोलते हैं, उसमें हम पूंजीवाद की बातें करते हैं, भारतीय राष्ट्र का क्या किस तरह का परिवर्तन आ रहा है राष्ट्र में, इन सब की बातें करते हैं। लेकिन उस सब का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर होता है, उसके अध्ययन के ऊपर मैं बात करूँगा। और उसमें किस तरह के अध्ययन हुए हैं और किस तरह से इसके बारे में सोचा जा रहा है, मैं इसके ऊपर आपको एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूँगा। उदाहरण के लिए कि हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर जब हम बात करते हैं, कि हम जानते हैं कि टीचर ट्रेनिंग, शिक्षा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना इसके कोई भी एजुकेशन सिस्टम काम नहीं कर सकता। लेकिन जब पहली बार कोई भी व्यक्ति टीचर बन के कक्षा में जाता है, वो उसको कैसे लगता है, किस तरह से वो नर्वस होता है। सबसे कई बार मैं लोगों से सुना है, जब पहली बार वो पढ़ाने गए तो वो कह रहे थे हमको ये नहीं समझ में आता हाथ कहाँ रखें, सामने रखें कि पीछे रखें कि क्या करें। और उनको ये भी एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैं महिला हूँ, इतने सारे लड़कों के सामने मैं पढ़ाने जा रही हूँ। या उनको ये भी एहसास होना शुरू होता है कि मैं किस जाति की हूँ, क्या मैं गरीब हूँ, और मैं इस परिवेश से आई हूँ और ये लोग क्या हैं।
और उसका फिर जो संबंध बनता है उसके साथ टीचर किस तरह की अपनी समझ बनाती है, कैसे उसके साथ डील करती है, ये सब चीज़ों पर पहले अध्ययन नहीं हुए थे। ये अब कुछ सालों में होने शुरू हुए और ये बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण लगते हैं क्योंकि जब इसको हम समझना शुरू करते हैं तो हम उस टीचर को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर पाते हैं कि जब वो क्लास में जाती हैं या जाते हैं तो क्या काम करें, कैसे करें, उसके लिए ज़्यादा अच्छी हम तैयारी कर पाते हैं। इसका ये भी फ़ायदा रहता है कि जब मुझे प्लानिंग करनी है या मुझे पढ़ाना है, मैं किस तरह से पढ़ाऊँ या कैसे पढ़ाऊँ, उसमें मुझे इसमें काफ़ी मदद मिलती है क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि क्लासरूम का पर्यावरण क्या है और उसमें क्या-क्या हो रहा है। पहले से मुझको समझ में आना शुरू हो जाता है इस तरह के अध्ययन से और उसमें मैं क्या करूँ, मुझे मदद मिलती है। और इसका एक उदाहरण क्योंकि ये यूट्यूब पर रिकॉर्ड होकर हो सकता है डाला जाएगा तो मैं इसमें नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे एक मित्र हैं जो कि कई बड़ी अच्छी जगहों पर पढ़ाने के बाद एक साधारण देसी अपने जैसी जगह पर पढ़ाने के लिए आई और बहुत अच्छी टीचर मानी जाती थी वो पहले और उनको टीचिंग में बड़ा कमिटमेंट भी था, बहुत शौक था टीचिंग का, लेकिन उनका पहला सेमेस्टर पिट गया, टोटली पिट गया। मतलब स्टूडेंट जो छात्र थे उन्होंने जाके उसकी शिकायत नहीं की बस, लेकिन बाकी सब कुछ हो गया। बहुत ही दुखी थे उससे और मेरे जो मित्र वो बहुत हैरान परेशान, जब सेमेस्टर ख़त्म हो गया था बाद में मुझसे बात कर रही थी कि क्या हुआ मुझको, मैं कमिटेड हूँ टीचिंग के बारे में, पहले मैं अच्छे से पढ़ाती आई हूँ, इस बार क्या हुआ, क्यों स्टूडेंट्स भी मुझसे परेशान थे और स्टूडेंट्स मेरे से चिढ़ रहे थे, क्या हो रहा था ये। और उसने फिर इसकी कल्पना करनी शुरू की और उसको समझ में आया कि जिस तरह से मैं बात कर रही थी या जो मेरी स्टूडेंट से अपेक्षाएं थी, शायद वो इस तरह के स्टूडेंट्स के अनुकूल सही नहीं थी और फिर मैं उनके ऊपर दबाव डाल रही थी और वो वापस मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे, वो रिएक्ट कर रहे थे मेरी चीज़ों से। उसने पूरी छुट्टियों भर में इसके बारे में काफ़ी सोचा और अब अगली बार जब क्लासेस शुरू हुई उसने अपने बोलने के तरीके को, किस तरह की चीज़ें देती हो पढ़ने के लिए, क्लास में क्या करती है, पूरे के पूरे को उसने फिर से उसके बारे में सोचकर एक नया स्वरूप उसने बनाया और बहुत ही अच्छा था उसका। मतलब अभी भी वो जहाँ वो पढ़ाती हैं वो वहाँ के सबसे अच्छी टीचरों में मानी जाती है। वही टीचर जो पिट गई थी एक टाइम पर, बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, और परिवर्तन करना, ये परिवर्तन की प्रक्रिया भी ये माइक्रो सोशियोलॉजी, सूक्ष्म सोशियोलॉजी हमको क्षमता देती है इसको समझ पाना, क्या हो रहा है, मैंने क्या किया था और मैं अब क्या करूं, इसको देख पाने में हमारी मदद मिलती है इस तरह के काम से। ये ज़रूर है कि हम लोग अपने आप को ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा बदल सकते हैं, हम जो भी कर रहे हैं एक परिवेश में करते हैं और लेकिन उसमें उस परिवेश में हम क्या करें, कैसे करें, बहुत कुछ हमको दिखना शुरू हो जाता है इस तरह के काम, और इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा आगे चलकर। एक मिनट, मैं अगले स्लाइड पर आऊँ। इस तरह के काम में हम लोग बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत सारे कहे और अनकहे किस्म के संवादों पर ध्यान देते हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें कि हम लोग कि टीचर देखती कहाँ है या बच्चे कहाँ देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए टिपिकल एक प्रॉब्लम होती है, बड़ी आम किस्म की प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चे अलग अलग किस्म के हैं, अलग अलग सामाजिक परिवेश से आए हुए हैं, टीचर जब क्लास में आती हैं, अगर वो इसके बारे में सचेत न हो तो, अगर सचेत हो तो टीचर अलग से व्यवहार करेंगे, लेकिन टीचर अगर सचेत नहीं है तो कई बार ये देखने को मिला है टीचर आंखें किससे मिलाती है। आमतौर पर टीचर फिर उन बच्चों से आंखें मिला रही होती हैं या होता है जो कि उसी के अपने परिवेश के हैं।
इसका अध्ययन कर पाना, इसको देख पाना, इसको समझ पाना, ये माइक्रो सोशियोलॉजी हमको कहता है कि यहाँ तक इतनी छोटी छोटी चीज के आंखें कहाँ जा रही हैं, इस पर देखना। और इसमें हिंसा भी हो सकती है, आंखों द्वारा हिंसा भी होती है, आंखों द्वारा बड़ा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी होता है। आंखें कैसे, यह बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि बात को ठीक से समझा के कह पाना, ये कला है जो सीखनी पड़ती है। ये कला कहाँ से सीखते हो, ये कला क्या है? माइक्रो सोशियोलॉजी हमको इस पर ध्यान देने के लिए कहती कि समझा पाना असल में बहुत ही एक विशेष संस्कृति का हिस्सा होता है। अगर मैं उस संस्कृति का हिस्सा नहीं हूँ तो मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, बच्चे वो नहीं समझ पाते कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसका एक उदाहरण दो कि हमारे एक प्रोफेसर होते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऊंची सोच वाले प्रोफेसर, बहुत ही ज्ञानी प्रोफेसर हैं। लेकिन क्लास में जब वो आते थे ऐसे लगता था वो उसको कहानियां सुना रहे, कहीं ये कहानी सुना रही, कहीं वो कहानी सुना रही। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत है कि हमको समझ भी नहीं आ रही क्या कहना चाहते हैं, बात क्या बनी। ये सारी एक कहानी सुनाई, दूसरी कहानी, बात क्या कर रहे हैं, क्या बात हुई है। फिर लोगों ने पकड़ना शुरू किया कि जब वो इतनी सारी कहानियां सुनाकर जब वो निकलना शुरू करते हैं क्लास में से, क्लास से निकलते समय वो कुछ 2-3 वाक्य बोलकर जाते हैं, और वो वाक्य हैं जिससे पूरी सारी कहानियों का जो ढांचा समझ में आ जाता है, ये क्या कह रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो उस समय कहकर जाते थे। और शायद ये उनका तरीका पढ़ाने का बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि हमको इतना जूझना पड़ा समझने के लिए कह क्या रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। लेकिन हम लोग सीख गए कि इसको कैसे समझा जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारे स्कूल की कक्षाओं में इस तरह का अध्ययन कहता है कि बहुत सारे बच्चे ये नहीं पकड़ पाते कि टीचर क्या कहना चाहते हैं और ये क्यों कहना चाहते हैं। ये कुछ टीचर इसको इस तरह से अंडरलाइन करते हैं। मैं ये कह रहा था कि जैसे यही हुआ कि मैं तो कह रहा हूं लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। ये टिपिकल प्रॉब्लम होती है स्कूलों में भी, स्कूल की कक्षा में, कि टीचर अपने हिसाब से तो बात कह रहा है लेकिन स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे कि क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, ये नहीं समझ पाते। अब तो टीचर को ये सीखने की आवश्यकता पड़ती है कि किस तरह की बात के कहने के तरीके से कहा जाए ताकि लोग उसको समझ सकें, है ना। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि जैसे मैं कह रहा था कि वही कि कुछ टीचर्स को इस तरह से कहते हैं, जो अच्छा तरीका शायद नहीं है लेकिन ये कहने का एक तरीका है कि अच्छा अब मैं ये जो कह रहा हूँ इसको आप नोट करना, ये एग्जाम में आएगा। सारे सोते हुए बच्चे उठकर इसको ध्यान से नोट कर लेते हैं। फिर भी कई ऐसे बच्चे जो नहीं नोट करते, वो जो इसको पकड़ ही नहीं पाते कि ये इम्पोर्टेंट चीज थी, ये सीखने लायक चीज है। यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि बहुत सारे बच्चों का जो तरीका है समझने का, जरूरी नहीं कि वो टीचर के बोलने के तरीके के साथ मैच कर रहा है, और उसे फिर जोड़ पाना ये एक सीखने वाली चीज है। और इस पर इस तरह की माइक्रो सोशियोलॉजी इस पर आपका ध्यान आकर्षित करती है कि इसको कैसे समझा जाए और इसके बारे में क्या किया जा सकता है। इसको इस तरह से कहते हैं कई लोग कि अगर मैं ये शिक्षक के काम को सोचूं कि शिक्षक का काम है कि इस क्लास में आके लेक्चर देके चले जाना, ये कुछ जगहों पर तो काम करता है लेकिन बहुत सारी जगहों पर काम नहीं करता। ये कब काम करता है, जब आपके बोलने का तरीका, आपकी बात को रखने का तरीका और बच्चों का तरीका एक ही है, बिल्कुल एक है, तो ये काम करेगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये काम नहीं करता क्योंकि उनकी जो संस्कृति है बात करने की, आपकी जो संस्कृति है वो बहुत, हमारी संस्कृति के जो फर्क की मैं बात कर रहा था, टीचर की संस्कृति और बच्चों की संस्कृति। तो जैसे कि टिपिकल एक प्रॉब्लम होती है, जो शिक्षक आदिवासी बच्चों को पढ़ाते हैं या ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो उनकी संस्कृति से काफ़ी अलग है,
उसमें कई बार ये होता है कि और ये टिपिकल आदिवासी बच्चों के साथ जो आप जानते हैं, जो उनके साथ पढ़ा, सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, समाज में उनके समाज की ताकत और बाकी समाज की ताकत में बहुत फर्क है। और ये बच्चे अक्सर बचपन से सीख लेते हैं कि ये जो जिस जगह में हम गए हैं ये बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत बलपूर्वक लोग हैं और खतरनाक लोग हैं। जरूरी नहीं कि ये लोग हमको समझेंगे, हो सकता है हमको डांटेंगे, हो सकता है हमको बेइज्जत करेंगे। और इसमें सबसे अच्छा ये है कि चुप होकर रहो। ये टिपिकल प्रॉब्लम है जब समाज के अलग अलग परिवेश के बच्चे और बिल्कुल अलग परिवेश के शिक्षक और स्कूल प्रणाली एक जगह आते हैं। टीचर को तो लगता है कि कैसे बच्चे हैं, मैं इनको सवाल पूछ रहा हूँ जवाब ही नहीं दे रहे, लेकिन बात कुछ और हो रही है कि जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ ये लोग जुड़ नहीं पा रहे और उनको लग रहा है चुप रहना ही सबसे अच्छा है। क्या ये सीखा जा सकता है? बिल्कुल ये सीखा जा सकता है, कैसे बात की जाती है। और मैं कई टीचरों से मिला हूँ, मैं एकलव्य के साथ काम करने वाले मैंने कई टीचर देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मैंने कई टीचर से मिला हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो किस लय में बात की जाती है, किस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं, किस तरह के से बात को रखा जाता है, वो लोग ये सीखते हैं। और वो अपने सांस्कृतिक तरीके से हटकर बच्चों का एक की जो संस्कृति है उसके साथ उनका मेल होना शुरू होता है और फिर वहां पर कम्युनिकेशन होनी शुरू हो पाती है। अगर मैं इसी पर टिका रहूं कि मेरा तरीका सही है तो बात फेल हो जाती है। इसका मैं उदाहरण दूं आपको कि मैंने टुलटुल ने बताया, मैं कुछ समय IIT कानपुर में पढ़ाया था मैंने। वहाँ पर मेरे साथ साथ एक और भी कई लोगों ने ज्वाइन किया था और एक व्यक्ति था, बहुत ही सज्जन इंसान, बहुत ही बढ़िया इंसान, जो कि कई तरह के समाज में काम करता आया था, बहुत अच्छा आदमी था। जब वो क्लास में गया लेकिन उसको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हुई। वो इतने जोश के साथ, इतने इंटरेस्ट के साथ अपने सब्जेक्ट के साथ जीता आया था। उसको लगता था मैं बात को रखूंगा बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, सब लोगों को बहुत मजा आएगा। फ्लॉप हो गया। ज्यादातर स्टूडेंट, उसकी शिकायत ये थी कि स्टूडेंट तो यहाँ पर सिर्फ पास होने के लिए बैठते हैं। और ये बड़ी आम बात है, हम सब ने ये सभी जगह पर ये देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ से पास होने के लिए बैठते हैं, मजबूरी उनको मेरी क्लास करनी पड़ती है, मजबूरी है, और वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। मेरे भी यही एक्सपीरियंस था, सभी टीचर्स का शुरू में यही एक्सपीरियंस होता है कि कुछ जगहों को छोड़कर अधिकांश जगहों पर स्टूडेंट आपके लिए इसलिए आ रहा है कि वो मजबूर है, उसके पास और कोई विकल्प नहीं, उसके पास आना। मेरे दोस्त ने इसको कैसे देखा, उसका ये एक्सपीरियंस के बाद उसको लगा कि यार कोई मतलब नहीं है ना, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं, मुझे सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं। तो उसने ये अपना रवैया बनाया। तो उसने क्या तरीका अपनाया मेरे दोस्त ने, उसने क्लास में सिर्फ जाकर लेक्चर देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी समझ ये थी ये लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और ये इनकी प्रॉब्लम है, ये स्टूडेंट्स ही खराब हैं जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कुछ और लोग थे, मैं था, कुछ और लोग थे जिन्होंने भी उसी टाइम ज्वाइन किया, हमने भी ऐसे स्टूडेंट पाए, मगर हम लोग कई थे जो कि कुछ और एक्सपोजर के साथ आ रहे थे। हम लोग एकलव्य के दोस्तों से बातें करते आ रहे थे और लोगों से बातें करते आ रहे थे, और हम लोगों को ये लग रहा था कि जरूरी नहीं कि बच्चे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लें, इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, हमको इस तरह से बात करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है कि कुछ उनकी जो जिंदगी के जो इंटरेस्ट्स हैं, जो उनके मसले हैं, वो किस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं। जरूरी नहीं कि वो वही है जो जिसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन अगर मैं उसको समझना शुरू करूं तो शायद मैं ऐसी बातें कह सकता हूं जो उनको भी रुचि उनको उसमें रुचि आए। ये देखिए, दो अलग तरीके हैं उसी तरह के स्टूडेंट के साथ काम करने के। और हम में से कईयों ने फिर इस चीज पर समय लगाना शुरू किया कि इनको किस चीज में इंटरेस्ट है, मैं किस तरह की बातें करूं कि जिससे मैं इनको अपने विषय में धीरे धीरे खींच सकूं। मैं इस उदाहरण से मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि
माइक्रो सोशियोलॉजी कहती है कि छात्रों की अपनी एक संस्कृति होगी जिसमें कुछ चीज़ें उनको महत्वपूर्ण लगेंगी, कुछ नहीं लगेंगी। मेरी अपनी एक संस्कृति है, ज़रूरी नहीं कि वो एक है, ज़रूरी नहीं कि वो मेल खा रही है, और मुझे अब कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं किस तरह की बातें करूं, किस तरह के उदाहरण दूं कि हम लोग आपस में कनेक्ट कर पाए। और इस तरह के अध्ययन हम लोगों को इन प्रक्रियाओं पर को समझने में मदद करते हैं। मैं कुछ इसके एग्जाम्पल आपको अभी और दूंगा। माइक्रो सोशियोलॉजी, सूक्ष्म समाजशास्त्र के में कई तरह के काम हैं। मैं सिर्फ पहले वाले उसका जो एक अप्रोच है, एक नज़रिया है, उसके ऊपर थोड़ी सी कुछ बातें कर पाऊंगा, ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा उसके बारे में। लेकिन मैं सिर्फ जिक्र करना चाहता हूँ कि कई नज़रिए हैं। मैं जिसके ऊपर बात करूंगा वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जिसको प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद भी कहते हैं, जो ये समझने की कोशिश करती है कि टीचर और बच्चे और छात्र दोनों, उनकी अपनी पहचान का, उनके स्व के निर्माण कैसे हो रहा है, उनके सेल्फ का निर्माण कैसे होता है। मैं इसके ऊपर अभी थोड़ा और बात करेंगे, क्या मतलब है इसका, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात करूंगा। लेकिन और भी बहुत खूबसूरत किस्म का काम है जिसको ड्रामेटोलॉजिकल सोशियोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी, जो कि कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिससे हम एक दूसरे को समझते हैं। कि जैसे कि हम लोगों को, मैंने बताया था कि मेरे जो टीचर थे जो बाहर जाते समय कुछ बोलते थे, फिर हम उस चीज़ पर ध्यान रखते थे कि अब क्या बोलेंगे, तब पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। ये क्या पैटर्न है, क्यों होता है कि मैं क्लास में एक खास तरीके से बात को कह रहा हूँ और छात्र उसको नहीं समझ रहे, लेकिन वही बात अलग तरीके से कहूँ तो छात्र समझना शुरू कर देते हैं। वो क्या पैटर्न है बात करने के, जिससे लोग चीज़ों को ग्रहण करना शुरू करते हैं और उसके बारे में उनकी रुचि बनती है। वो क्या प्रक्रिया है, इसका अध्ययन है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा आज बात नहीं कर पाऊंगा। एक और इसमें एक नज़रिया है जिसको कहते हैं फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी। हम टीचर का जो ज्ञान अपना बनाता है बच्चों के बारे में, वो कैसे बना रहा है, टीचर को कैसे समझ में आता है कि बच्चे समझे कि नहीं, टीचर को कैसे समझ में आता है कि ये बच्चा इंटरेस्टेड है कि वो बच्चा इंटरेस्टेड है, तो वो उसको कोई रुचि नहीं है। टीचर कैसी चीज़ों को समझ रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। उदाहरण के लिए टिपिकल एक दिक्कत रहती है कि टीचर ये मानकर चलते हैं कि जो बच्चे गरीब से लगते हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, जो नहाए धोए तेल लगाकर कंघी करके आ रहे होते हैं वो अच्छे, वो उसको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये एक तरीका है टीचर का, जैसे सब नहीं, कुछ एक टीचर ऐसे करते हैं। कई टीचर इन चीज़ों को देखकर वो बच्चों के बारे में अपनी जजमेंट बनाते हैं। इसका अध्ययन टीचर कैसे बच्चों को समझते हैं, या इसमें इसका भी अध्ययन होता है कि जब हम एग्ज़ाम पेपर पढ़ रहे होते हैं तो एग्ज़ाम पेपर में टीचर कैसे पहचानते हैं कि बच्चे को बात समझ में आई कि नहीं आई, वो कैसे टीचर कैसे लोगों को समझ रहे हैं, इसका अध्ययन भी इसमें। मैं ज़्यादा बात अभी सिर्फ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का करूँगा, और इसमें लगातार हम लोग इसके साथ जोड़ते रहेंगे कि जो बड़े जो सामाजिक ढांचे हैं, पूंजीवाद के, देश की असमानता के, जातिवाद के, पितृसत्ता के, ये किस तरह से हमारे अपने आप की समझ में निकल कर आते हैं, और इनके साथ हम जूझते भी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्लास में जो हो रहा है वो इन सब चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं, बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा संबंध है। और इनको हम पहचान पाना कि जैसे कि जातिवाद किस तरह से क्लास में कई बार निकल कर आता है। आप व्यक्ति से पूछें, वो कहेगा कि नहीं, मैं कोई जातिवाद में यकीन नहीं करता, लेकिन वो बच्चों को किस तरह से समझते हैं, बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उसमें जातीय समझ का असर हो रहा होता है। तो रोजमर्रा के जीवन में ज़्यादा व्यापक ढांचों का भी असर होता है, और रोजमर्रा के जीवन से में जो हम जिस तरह के एक्शंस लेते हैं उससे इस व्यापक ढांचे पर हम लोग असर भी डाल सकते हैं, उसको हम बदलने की भी कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहली बात, थोड़ा सा कठिन स्लाइड है, मैं इसको थोड़ा आराम से खुलकर समझाता हूँ। अपने स्व का निर्माण, सेल्फ का निर्माण। हम लोग
देखते हैं कि कुछ बच्चे होंगे जो कि कोई भी आप उनके सामने नई बात रखेंगे, और टिपिकली गणित के साथ होता है या कई विषयों के साथ होता है, कई बच्चे ये कहना शुरू कर देते हैं, गणित, भैया मैं गणित वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो हिंदी सब्जेक्ट मेरे को अच्छा लगता है, इतिहास मेरे को अच्छा लगता है, मैं गणित वाला व्यक्ति नहीं। ऐसे व्यक्ति के सामने आप गणित के कुछ भी सवाल रखें, वो आंखें बंद कर ले कि मैं हूँ ही नहीं गणित वाला, मैं तो भाषा वाला व्यक्ति हूँ। ये एक तरह का एक स्व का निर्माण हुआ है जिसमें बच्चा अपने बारे में खास तरीके से सोचना शुरू किया है। कई बच्चे आपको दूसरे भी तरह के मिलेंगे जो कि ये कहेंगे कि ठीक है, मेरे को कुछ भी आप दें, शुरू में जितना भी कठिन लगे, लेकिन मुझे कठिन चीज़ों में के साथ जूझने में मज़ा आता है, मैं धीरे धीरे करके उसको किसी तरीके से हल करूँगा। ये एक अलग तरह का एक नज़रिया बन रहा है बच्चे का। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का कहना है कि चाहे जैसा भी हमारा स्व का निर्माण हो रहा है, हमारी अपना एक औरों के साथ व्यवहार का, हमारे नज़रियों का जो ढांचा बन रहा है, ये पैदाइशी नहीं है, ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ बनता है। और इन एक्सपीरियंसेस में विशेष योगदान रहता है मैं चीज़ों को कैसे पढ़ रहा हूँ, कैसे उनको समझ रहा हूँ, किसी चीज़ का अर्थ क्या है मेरे लिए, और इसमें अलग अलग प्रतीकों को मैं कैसे देख रहा हूँ। यही फिर से देखें कि अगर कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है और स्कूल में टीचर की समझ ये है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं इनको ज्ञान देने आया हूँ। बच्चा जरूरी नहीं कि ऐसे ही समझ रहा है, हमको ये देखना है कि बच्चे के लिए स्कूल के सारे एक्सपीरियंस का अर्थ क्या है और अलग अलग प्रतीकों का उसके लिए क्या मतलब है। अलग बच्चों के लिए वो अलग मतलब हो सकता है। तो जैसे कि कक्षा पहली में कुछ बच्चे होंगे जिनके माँ बाप उनको स्कूल में आने से पहले ही 1 2 3 4 5 सिखाते आ रहे। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे, मैंने कई बार देखा, पढ़े लिखे माँ बाप बच्चों को जब सीढ़ी चढ़ा रहे होते हैं तो वो गिनती कर कर के चढ़ा रहे होते हैं, 1 2 3, पढ़े लिखे माँ बाप। वो बच्चा स्कूल में जब आता है, उसके सामने टीचर गिनती सिखाना शुरू करता है पहली कक्षा में या केजी में, तो वो कहता है हाँ ये तो वही है जो स्कूल मेरे माँ बाप मेरे साथ रोज गाना गाते हैं। खास अर्थ है उसका उसके लिए। दूसरा बच्चा, गरीब घर का बच्चा या बच्ची, जो कि जिसके साथ कभी किसी ने ये नहीं किया, उसके लिए इस चीज का क्या मतलब बन रहा है? उसके लिए इस चीज का मतलब बन रहा है कुछ अजीब सी बात ये टीचर कर रहा है, और कुछ लोग हैं जो सब जानते हैं और टीचर उनको वाह किया जा रहा है, यानी कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ही निकम्मा हूँ, मैं तो बहुत ही कमजोर किस्म का इंसान हूँ। ये एक अलग अर्थ बन रहा है इसी प्रक्रिया का। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट ये कहते हैं कि हमको ये लगातार देखना है कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए किसी भी चीज़ का अर्थ क्या है और वो किस तरह से वो अर्थ बन रहा है उस चीज़ का। इसके कई तरह के उदाहरण है। मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊं, फिर उस पर बात करें। आई होप कि स्लाइड ठीक से दिख रहा है। हाँ, तो जैसे कि अगर हम ये स्व का निर्माण, चीज़ों का अर्थ हम कैसे बनाते हैं। एक मूल प्रक्रिया ये रहती है कि हम औरों के साथ जब बातचीत करते हैं, औरों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, लोग कैसे चीज़ों को देखते हैं, हम उसको अपनाते हैं और उस पर हम विचार भी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अपनाते हैं, विचार भी करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये एक तस्वीर है कि एक बच्ची 4 लोगों के सामने जाती है और 4 लोग उसको अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और ये बच्ची इमेजिन कर रही है कि ये व्यक्ति मुझको इस तरह से देख रहा है। कोई उसको देख रहा है कि ये तो बहुत ही पढ़ाकू किस्म की बच्ची है, कोई उसको देख रहा है कि ये तो बहुत ही शरीफ और बहुत ही नेक इंसान है।
तीसरा व्यक्ति उसको सिर्फ उसके कपड़े और उसकी सुंदरता को देख रहा है, और चौथा कह रहा है कि ये तो बहुत शरारती और बदमाश किस्म की बच्ची है। अलग अलग व्यक्ति मुझे कैसे देखते हैं, हम लगातार इसको अपने मन में इसको हम इसको विजुअलाइज करते हैं, और उसके साथ फिर हम जूझते हुए अपनी समझ बनाते हैं कि हम क्या हैं या हम अपने आप को कैसे देखें। ये हम लोग कर रहे होते हैं। इसको कई बार लुकिंग ग्लास सेल्फ भी कहते हैं कि हम अपने आप को आईने में देखकर अपनी समझ बनाते हैं कि लोग कैसे देख रहे हैं। वो जो बच्ची या जो बच्चा ऐसे घर से है जहाँ पर बचपन में किसी ने उसको सीढ़ी चढ़ते हुए 1 2 3 नहीं सिखाया, वो टीचर का रवैया अपने प्रति देखकर अपने आप को समझती है, और हो सकता है कि उसके बाद उसको यही लगे कि मैं तो निकम्मी हूँ, मैं तो बेसिकली किसी काम की नहीं, और यही लोग हैं जो किसी काम के हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही सोचे। इस टाइप के काम में ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग हमारे पास खुद भी थोड़ी आज़ादी है कि हम कैसे इस चीज़ को हम लोग समझते हैं और कैसे इस चीज़ को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। हो सकता है अब जैसे कि दूसरा आपको उदाहरण दूँ, वो क्या करूँ, वो स्टूडेंट का चेहरा मेरे सामने आया जा रहा है। दलित घर की बच्ची, बहुत गरीब घर की, और वो ऐसे क्लास में जहाँ बाकी जो बहुत सारे जो छात्र थे वो संपन्न घरों के छात्र थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट कहते हैं कि जो हमारी अपनी समझ है या जो हम अपने आप को जिस तरह से परिभाषित करना शुरू करते हैं, ये एक तो इस चीज़ से प्रभावित है कि दूसरे लोग मुझे कैसे देख रहे हैं और मैं कैसे समझ रहा हूँ उनके मुझे देखने को। जब जो बच्चा लगातार क्लास में उसको महसूस हो रहा है कि टीचर मुझको निकम्मा और बेवकूफ़ समझते हैं, तो वो अपने बारे में भी हो सकता है कि ऐसे सोचना शुरू कर लें। लेकिन जो मैं स्टूडेंट की छात्रा का एग्जांपल दे रहा था, ज़रूरी नहीं कि यही हो। ये भी कई बार होता है कि छात्र उसको रिजेक्ट करे कि जिस तरह से टीचर उसको देख रहे हैं, और उसके प्रति रिएक्ट भी कर सकता है। तो ये जो छात्रा थी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसे संगठन से आ रही थी जो कि दलित मूवमेंट का हिस्सा था, और उसका लगातार ये एक पहले से एक समझ बनाकर आई थी कि ये आम होता है कि स्कूलों में, कॉलेजों में जो संपन्न या मध्यम वर्गीय जो टीचर हैं या जो मध्यम वर्गीय जो संस्थाएं हैं, वो दलित छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, और बाकी जो स्टूडेंट हैं वो भी हमको छोटा मानेंगे, लेकिन हमें इसके खिलाफ लड़ते हुए चलना है। ये देखिए, वो अलग एक समझ बना कर आ रही है। तो चाहे लोग जैसे भी उसको देखें, ये उसको रिजेक्ट करती थी और एक नई अपनी एक समझ बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। मेरे कहने का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी इंटरप्रिटेशन सिर्फ लोगों को फॉलो करते हुए बनाएं। हम अपने भी एक समझ के आधार पर चीज़ों की एक नई समझ बनाते हैं। और एक्चुअली सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं कि हम लगातार एक इनर कन्वर्सेशन करते हैं। हम लोग कभी भी किसी की हमारे बारे में जो समझ है उसको बड़े सरल तरीके से नहीं लेते, हम उसको प्रोसेस करते हैं। हम उसके बारे में इनर कन्वर्सेशन कहते हैं कि ये मेरे प्रति इस तरह से देख रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ये बंदा ही फालतू का, मैं इसकी बात क्यों मानूं? ये भी हमारे दिमाग में चल रहा हो सकता है। या हमारे ये हो सकता है कि ये टीचर मेरे को इस तरह से देख रहा है कि मैं बहुत फालतू का इंसान हूँ, इसके साथ मैं इस तरह से बिहेव करूँगा तो मैं इससे बचा रहूँगा। बहुत सारे छात्र आपने देखा होगा, केजी और पहली क्लास में उनमें एक
एक व्यवहार में एक शिफ्ट आता है। जब वो क्लास में आते ही हैं, पहली बार स्कूल आते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि हम बैठे कहाँ, और टीचर से डरना भी चाहिए, ये उनको नहीं मालूम होता है। बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं कि टीचर एक बहुत पावरफुल प्राणी है, जिससे अगर हम ख़ास तरीके से उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करें, तो वो हमको परेशान नहीं करेगा। तो आप देखेंगे वो ख़ास तरीके से खड़े होना सीख जाते हैं टीचर के सामने। टीचर उनको डाँट रहा है, चाहे वो उसको डाँट को माने या ना माने, लेकिन ख़ास तरीके से खड़े हो जाएँ, तो टीचर उनको डाँटना बंद कर देता है और टीचर उनको परेशान नहीं करता। इसके कई तरीके हैं। मतलब ये हो क्या रहा है, टीचर एक ख़ास तरीके से हमको देख रहा है, बच्चा उसके साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ज़रूरी नहीं कि टीचर जिस तरह से मुझे देख रहा है मैं उसी को अपना रहा हूँ, मैं कुछ और इंटरप्रिटेशन भी उसमें ला सकता हूँ। और इसके मैं एक उदाहरण आपको और भी थोड़ा सा आगे चलकर देता हूँ, मुझे घड़ी पर भी नज़र रखना चाहिए। मैंने सोचा था आपको सवाल पूछूंगा, सवाल पूछने का शायद टाइम मुझे नहीं लेना चाहिए। अब ये उल्टी बात है, मैं कह रहा हूँ कि जितनी बातचीत करेंगे उतना अच्छा रहता है, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी। लेकिन ये सवाल सोचने लायक ज़रूर है कि खुद को हम कैसे परिभाषित करते हैं, और खुद को परिभाषित करने की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे हम दूसरों के नज़रिए को अपने में लाकर और उस पर रिएक्ट करते हैं। ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस एक चलता रहता है। और कई बार ऐसे होता है कि हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, हम अपनी एक नई समझ बनाते हैं। ये आपने बहुत बार देखा होगा छात्रों में, ये लगातार की एक प्रक्रिया। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट कहते हैं, चाहे टीचर का जीवन हो, चाहे छात्र का जीवन हो, वो इस तरह की इंटरप्रिटेशंस के थ्रू बनता है, वो इस तरह के समझ बनाने की एक जीवित प्रक्रिया से बनता है। हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कोई मुझको कुछ कहे और वो मान लेंगे, कई बार अक्सर मानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, और वो प्रक्रियाएं चीज़ों का अर्थ समझने पर आधारित होती है और उस पर अपनी एक समझ बनाने पर आधारित होती है। हम लोग कठपुतलियां नहीं है, कोई भी बच्चा कठपुतली नहीं है। कई बार लग रहा होता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो माने जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी उसकी प्रोसेसिंग चल रही होती है। ये आइडिया है, हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, बच्चे चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्या बच्चे जिस भाव के साथ मैं बात को कह रहा हूँ उसको पकड़ रहे हैं, या सिर्फ क्लास में किसी तरह बच के रहने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकांश क्लासेस में बच्चे ये समझ जाते हैं कि ये टीचर एक बहुत पावरफुल इंसान है, जो हमारी ज़िंदगी में हमारे ऊपर कई तरह की प्रताड़नाएं कर सकता है। तो इससे बच के रहना, क्लास में आकर बैठने का क्या उद्देश्य है, टीचर से बच के रहो। माँ बाप आपको घर नहीं बैठने देंगे, क्लास में आना पड़ेगा, क्लास में आपको टीचर से बच के रहना। और इसमें कई तरीके अपनाते हैं बच्चे। देखिए, ये है आप सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्या इसकी क्या समझ बना रहे हैं आप सिचुएशन की, और उसके हिसाब से आप क्या काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसलिए बैठते हैं कि उसको टीचर से बच के रहना है, टीचर कुछ बातें कह रहे हैं, अगर मैं उनको नोट नहीं करूंगा टीचर चिल्लाएगा, तो इसलिए मैं नोट कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि वो बच्चे वो उस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह से परिभाषित कर रहे हैं सिचुएशन को कि मुझको तो इस तरह से बच के रहना है स्थिति। इसमें कई तरह की चीजें होती हैं। एक चीज अक्सर ये होती है, मैं कई बार देखता हूँ मेरी क्लास में एक दो कुछ स्टूडेंट होंगे जो भी मैं बात कर रहा हूँ सब पर हाँ हाँ करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं सारा टाइम, लगातार करते रहेंगे, पूरी क्लास में करते रहेंगे। मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि जो स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं, लगातार ऐसे कर रहे हैं, अक्सर, हर बार नहीं, अक्सर उनको कोई बात समझ में नहीं आ रही है।
लेकिन उन्होंने चीज़ों का ये एक समझ बना लिया है कि अगर आप ऐसे ऐसे करते रहो तो टीचर आपको तंग नहीं करेगा। टीचर उन स्टूडेंट्स को पूछेगा सवाल जो ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है, उसने एक खास परिभाषा बनाई है स्थिति की कि ये एक जगह है, कक्षा में मैं बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ, ये एक पावरफुल व्यक्ति है, कुछ कुछ बोल रहा है, पता नहीं क्यों कुछ कुछ बोल रहा है, और मुझको उसको कुछ नोट करना है, और इतना मैं करते रहूं या करता रहूं तो मैं सुरक्षित हूं। ये उसकी परिभाषा है उस स्थिति की। ये वो परिभाषा नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ बढ़िया चीज़ पढ़ा रहा हूँ, या मैं समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ पढ़ा हूँ, करेक्ट से माफ़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये उसका उसका रस ले, उसका उसका आनंद ले। लेकिन इसकी परिभाषा और मेरी परिभाषा वो नहीं है। अब मैं भाषण देकर जा सकता हूं, लेकिन मैंने उसकी परिभाषा में उसका कोई फर्क नहीं ला पाया। समस्या ये रहती है कि हम क्या करें कि उसकी इस सिचुएशन की परिभाषा बदले, और वो जिस विषय को मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा सा उसको मेरे तरीके से भी देखना शुरू करें, या उसको थोड़े आनंदमय तरीके से देखना शुरू करें। यानी कि मुझे सिचुएशन की परिभाषा बदलने की आवश्यकता है, कैसे उसको करूं। ये है सबसे बड़ी शायद चैलेंज टीचिंग की, और बहुत से टीचर्स इसको बहुत खूबसूरती से करते हैं। किस तरह से आप बात कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम्पल ला रहे हैं, अचानक स्टूडेंट को का जो पुरानी परिभाषा थी वो उससे हटकर अपने आप को एक अलग तरीके से उस बात के साथ रिएक्ट करते, रिस्पॉन्ड करते हुए उससे प्रेरित होते हुए पाते हैं। ये आप देखेंगे कई बहुत सारे टैलेंटेड टीचर्स, बहुत अच्छे टीचर्स, कोई टीचर पैदाइशी टैलेंटेड नहीं होता, हम सबको सीखना पड़ता है, वो इस तरह से इसको कर पा रहे होते हैं। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास मूल रूप से हम लोग कठपुतली नहीं है, ना छात्र कठपुतली है ना मैं। छात्र जो परिभाषा बना रहा है कि टीचर कुछ भी फालतू की बातें कर रहा है, मेरे को वो फालतू की बातें जाकर एग्जाम में जाकर लिख कर आनी, ये उसकी दुखद बात यह है कि हमारे अधिकांश जो छात्र हैं, अधिकांश कक्षाओं में ये उनका अर्थ है स्कूल के एक्सपीरियंस का। अब मुझे उसमें से उनको खींचकर कहीं कहीं से कहीं और ले जाना है। मैंने इसमें कहीं पर शायद रिधिमा को भी आते हुए देखा था। रिधिमा का एक बहुत अच्छा अध्ययन था, पता नहीं अभी है कि नहीं रिधिमा यहाँ पर, बहुत अच्छा अध्ययन था एक प्राइमरी स्कूल का मध्य प्रदेश में, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ पर किया था उसने, कभी उसको आप पकड़ कर उसके पूछिएगा उसके बारे में। उसका क्या अध्ययन से क्या निकला था, वो ये निकला था कि हाँ वो रही रिधिमा। रिधिमा, लोगों को तुम बताना है इसके बारे में, मैं अभी संक्षिप्त में बता रहा हूँ और ज़रूर तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, लेकिन इससे आप इसको पकड़ कर इसके सुनिएगा रिधिमा से। इसका एक, और मैं नहीं बताऊंगा कहाँ अध्ययन किया था। प्राइमरी स्कूल का सबसे जो मुख्य जो अर्थ है बच्चों के लिए, ये ऐसी जगह है जहाँ टीचर मारते हैं और उनसे बच के रहना पड़ेगा, और बच के रहने के कई तरीके हैं बच्चों के। ये है मुख्य अर्थ, जो कि बहुत दुखद है, और ये वो नहीं है जो हम शिक्षक के रूप में चाहते हैं। लेकिन शिक्षक, हमारी ट्रेनिंग नहीं है कि हम लोग कैसे इनके साथ संवाद बनाएं, कैसे इनके साथ बातचीत करें। तो बच्चे के लिए तो यही अर्थ बन गया उसका, और बच्चे उसके साथ कैसे जूझते हैं, कई तरीके से जूझते हैं। इसके अध्ययन में रिधिमा ने कई तरीके निकाले थे उसका जूझने के लिए। दुखद बात यह, उनमें से कोई भी जूझने का तरीका ये नहीं था कि मैं विषय को समझूं। इसमें से कोई भी बच्चा, ये शारीरिक आदर्श कोई कर रहा होगा, लेकिन अधिकांश बच्चे ये तरीका नहीं अपना रहे थे कि मैं विषय को समझकर इस डरावनी परिस्थिति से जूझूं, वो ये नहीं कर रहे थे। ये देखिए, ये एक समझने के दो तरीके, कई तरीकों से दो एक्सट्रीम तरीके। एक तरीका कि मैं क्लास में आकर ज्ञान दे रहा हूँ, डरा रहा हूँ और धमका रहा हूँ, नहीं सीखोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये एक तरीका। क्या वो कामयाब है? सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट कहते हैं ये कामयाब इसलिए नहीं होता अधिकांश बच्चों के लिए। हाँ छोटेलाल जी, बिल्कुल, अधिकांश बच्चों के लिए कामयाब नहीं होता, थोड़े से बच्चों के लिए होता है, क्योंकि उनका जो इसका
इसको परिभाषित करके किस तरह का वो रिस्पॉन्स देते हैं, वो अपने आप को बचा कर रखने का तरीका बन जाता है, न कि विषय में डूबकर विषय का आनंद लेने का तरीका। अगर मैं चाहता हूँ बच्चे इसमें सोचें विषय के बारे में, बच्चे इसके बारे में इसके साथ जुड़ें, तो मुझे कुछ और रिश्ता बनाना है, कुछ और बात करने का तरीका बनाना है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक निष्कर्ष निकलता है सिंबॉलिक इंटरेक्शन में से, माइक्रो सोशियोलॉजी में से। आगे बढ़ूँ मैं थोड़ा सा, बहुत सारी बातें हैं। मैं मुझे ऑलमोस्ट 50-55 मिनट में 2-3 बातें करके ख़त्म करता हूँ, फिर सवाल जवाब उस पर चर्चा कर सकते हैं। टीचरों की दुनिया क्या है, टीचरों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या है, इस पर बहुत खूबसूरत अध्ययन हुए हैं और उसको समझने को आप में से बहुत लोग तो जानते ही हैं, और लेकिन इसको जब हम खुलकर इस पर चर्चा इस करना शुरू कर पाते हैं, जब इसको हम एनालाइज कर पाते हैं, इसकी विवेचना कर पाते हैं, तो फिर हम इसके बारे में डायरेक्टली सोच सकते हैं कि हम यही चाहते हैं कि कुछ और करना चाहते हैं, कैसे इसको देखें। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन जिन्होंने टीचर की रोजमर्रा जीवन का अध्ययन किया है, भारत में भी दूसरी जगहों में, उनका कहना है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं, टीचर भी कई बार सोचते हैं, हम लोग गुरु लोग हैं, हम जाकर ज्ञान देते हैं, हम लोग बड़े नेकी का काम करते हैं, उपदेश दे रहे हैं, लोग हाथ जोड़कर हमारे उपदेश सुन रहे होते हैं। अक्सर ये एक छवि बनी होती है, कहते ऐसा होता नहीं है। असल में शिक्षक लगातार 3-4 अलग अलग फ्रंट पर लड़ रहा है। एक उसकी इसका जूझना होता है बच्चों के साथ। अधिकांश बच्चे स्कूल ये सोचकर नहीं आते कि हम सीखना चाहते हैं, अब उनको कंट्रोल भी करना है और उनको थोड़ा बहुत कुछ सिखाना भी है। वो एक स्ट्रगल है, लेकिन ये तो एक स्ट्रगल है। दूसरी स्ट्रगल उसको अपने अधिकारियों से लगातार डील करना है। अधिकारी उसको बोल रहे तुम क्या हो, और उसके ऊपर एक प्रेशर डाल रहे तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो, हम लोग बॉस हैं और तुम हमारे नीचे काम करने वाले। तो उसको उनके साथ भी जूझना है, उनको थोड़ा अपने से दूर भी रखना है, उनके काम भी करना है, और इतने उनके काम नहीं लेने के सारे उनके काम में ही डूब जाए। ये एक लगातार एक नेगोशिएशन चल रही है, एक आदान प्रदान चल रहा है उनके साथ अधिकारियों से। नए टीचर को ये सब सीखना पड़ता है। नए टीचर को ये नहीं पता, और नए टीचर कई बार सबको देखकर बहुत घबरा जाते हैं। आप सबने देखा होगा, मुझे एक अपनी छात्रा याद आती है। वो 1 महीना एक स्कूल में, एक संपन्न प्राइवेट स्कूल में गई थी पढ़ाने के लिए। 1 महीने के बाद भाग गई थी। कह रही थी कि मैं तो परेशान हो गई, मेरे अपने लिए कोई समय नहीं मिल रहा। मेरा सारा समय दिमाग का मेरा, या तो क्लास इतने सारे बच्चों को मैं कैसे संभालूं, और फिर प्रशासन मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, और फिर माँ बाप से मैं जूझ रही हूँ। माँ बाप मुझको बोल रहे तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम वो क्यों नहीं कर रहे, मेरे सिर के ऊपर चढ़ रहे हैं माँ बाप, और मैं इनको कैसे संभालूं। ये है रोजमर्रा जीवन टीचर का। धीरे धीरे टीचर सीखता है इसके साथ कैसे निपटना, और जरूरी नहीं कि वो अच्छे तरीके से निपटना सीखना। उदाहरण के लिए बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में आपने देखा होगा, पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर सीख जाते हैं कि जब भी कोई भी पेरेंट आते हैं उनके ऊपर चढ़ जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हारे ऊपर चढ़े तुम उनके ऊपर चढ़ जाओ। आपका बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, आप इसका ट्यूशन नहीं लगाते, ट्यूशन क्यों नहीं लगा देते आप इसका, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर, बिल्कुल बहुत परेशान हूँ मैं तो इससे पहले कि माँ बाप कुछ बोले। हर माँ बाप से वो यही बात कर रहे होते हैं। ये क्या है? ये एक तरीका है टीचर ने जो ढूंढा है अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाने के लिए, अब थोड़ा सा सांस ले पाए, नहीं तो वो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। टीचर कई फ्रंट्स पर लड़ाई कर रहे हैं, और बच्चों के साथ क्या करें। बच्चे समझ में नहीं आ रहा बच्चों के साथ क्या रहा, तो क्या आसान तरीका लगता है, अगर टीचर ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो तो। टीचर ट्रेनिंग अच्छे से हो या इन सर्विस ट्रेनिंग अच्छे से हो रही है, टीचर कई तरीके ढूंढ लेता है बच्चों को एंगेज करने का, बच्चों को किसी ना किसी चीज़ में लगाए रखने का, ताकि वो कुछ सीख भी रहे हों और किसी चीज़ में लगे हुए हैं। अगर वो टीचर ट्रेनिंग नहीं है तो सबसे सरल तरीका है बच्चों को डंडा दिखाकर बोलना चुप होके बैठा रहो, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना। जो बोलेगा अब मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ,
इसको नोट करो, कोई बोलेगा तो पढ़ेगी। ये सबसे सरल तरीका है बच्चों को कंट्रोल में रखने का। दुखद बात यह है, जैसे मैंने कहा, कि इससे सारा क्लास का जो जो मतलब है बच्चों के लिए, वो विषय के साथ रुचि की जगह विषय, टीचर से डर और स्कूल से अपने आप को किसी तरीके से बचाए रखने में बदल जाता है। तो स्कूल जाने का अर्थ क्या है बच्चों के लिए? वो है अपने आप को इस व्यवस्था में किसी तरह से बचाए रखना। टीचर के लिए क्या अर्थ बन जाता है कि मैं किसी तरीके से बच्चों को कंट्रोल में रखूं। कुछ सीखें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उनको कंट्रोल में रखो। और अगर कंट्रोल में रहेंगे तो प्रशासन मेरे ऊपर नहीं चल जाएगा। बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं वो अलग मामला, और वो तो प्रशासन वैसे भी नहीं, अधिकांश जगहों प्रशासन तो वैसे भी नहीं पूछता क्या बच्चे क्या सीखे हैं। मैं बात को थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के जो काम, और मैंने इसका मतलब ट्रेलर का भी टी पर ही बात की अभी तक, बहुत कुछ बातें हैं इसको लेकर। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के अध्ययन स्कूलों के, शिक्षकों के, बच्चों के अंतर्मन की में क्या हो रहा है और एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, ये बहुत उपयोगी किस्म का काम है, और जिससे बहुत कुछ समझ में आना शुरू होता है। और शिक्षा में कई तरह की राहें निकलनी शुरू होती हैं। इसमें इसमें कई तरह के नज़रिए हैं, कई तरह के अध्ययन के काम के तरीके हैं। मैंने सिर्फ अभी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की 2-3 मोटी मोटी बातें आपसे कोशिश की, जिसमें से ये कहने की कोशिश की है कि बच्चे और शिक्षक दोनों, हमारा जीवन चीज़ों के अर्थ, चीज़ों के मतलब के ऊपर आधारित है कि इसको मैं किस तरह से समझूं, ये इसका मेरे लिए क्या अर्थ रखता है, इस पर आधारित है। और इसमें हम लोग लगातार, हमारे मन में एक अंदर ही अंदर एक वार्तालाप चल रहा होता है, मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं कि कैसे करूं। और इस कक्षा को संभालने से लेकर स्कूल के बाकी जीवन को संभालने तक मैं कई तरीकों से इसके साथ जूझ रहा होता हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है। और जैसे मैं उदाहरण दिए, बहुत सारे कक्षाओं में एक्चुअली जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं वो लग तो रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअली उसमें बच्चों का सीखना बहुत कम हो रहा होता है। और अगर मैं इससे हट कोई और तरीका करूं, उसके भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, और उनको वो सीखने लायक उदाहरण है। वो भी प्रक्रियाएं यही होंगी कि चीज़ का अर्थ क्या है, मैं कैसे उसको परिभाषित कर रहा हूँ, किस तरह के व्यवहार के साथ बच्चे क्या अर्थ निकालते हैं मेरे व्यवहार का, और उसके बारे में सोचना शुरू करना। इसमें आखिरी 1-2 बातें कहूँ, फिर सवाल और आपके टिप्पणियाँ भी ले सकते हैं कि इस तरह के काम के ऊपर कई तरह के अध्ययन हो चुके हैं और कई तरह की स्टडीज़ हैं। दूसरे देशों में ज़्यादा हैं, भारत में भी कुछ लोगों ने इस पर अध्ययन करना शुरू किया है, और मैंने रिद्धिमा का उदाहरण दिया तो और भी लोगों ने काम किया है। ये अध्ययन भी हम लोग देखकर हमको काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिलता है इन चीज़ों से। इसमें अपने आप की समझ भी बहुत विकसित होती है। मुझे इस तरह के अध्ययन से बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है, मेरे रिश्ते उनके साथ कैसे बन रहे हैं, उनके मन में क्या हो रहा है, बहुत कुछ समझ में आना शुरू होता है। और विशेष रूप से अगर मुझे स्कूल में, कॉलेज में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाऊँ, कई तरह की दिशाएं इसमें निकलनी शुरू होती हैं। इसमें टुलटुल अब आगे कैसे बढ़े? हाँ, कुछ टिप्पणियां और सवाल आए हैं, मैं पढ़ देती हूँ। राजेंद्र देशमुख ने लिखा है, सर जब मैं एक टीचर के रूप में क्लास लूं और उस समय बच्चे क्लास में रुचि नहीं ले रहे हो, तो उस स्थिति में बतौर एक टीचर मुझे क्या करना चाहिए ताकि बच्चे क्लास में होने वाली गतिविधि में भागीदारी करें और रुचि लें? इसमें आपके जो सवाल है और ये जो समस्या है, ये तो
हम सबके सामने है। क्या करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। जब मैंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया, मैं बहुत खुशकिस्मत था, मुझे मौका मिला एक अच्छे टीचर की क्लास में सिर्फ बैठकर उनके असिस्टेंट के रूप में बैठकर उनको देखने का। मुझे वो बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत कुछ हम अपने कोलीग से सीख सकते हैं, हमारे सहकर्मियों से सीख सकते हैं। उन प्रोफेसर के साथ बैठकर बहुत इतना कुछ मुझे सीखने को मिला कि वो कैसे डील कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लोग सब कुछ वैसे ही करेंगे, लेकिन एक उदाहरण मिलता, फिर सोचने को मिलता, चाहिए इन्होंने ऐसे किया है, वो बच्चे थोड़े स्टूडेंट थोड़े बोर हो रहे थे, उनके साथ उन्होंने ऐसा किया, तो मुझे भी आइडियाज़ मिलते हैं। तो सबसे पहले सुझाव यही कि एक दूसरे की क्लास में बैठना शुरू करें, पता करें। आप जानते होंगे, बहुत अच्छे टीचर होंगे आपके आसपास, उनसे पता करें कि वो लोग क्या करते हैं। ये संस्कृति हमको बढ़ाने की शायद ज़रूरत है कि एक दूसरे से पूछना या एक दूसरे की क्लास में बैठना। मैं तो सीखना चाहता हूँ, और विनम्रता इसमें बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बॉस बन के जाऊँगा कि मुझे तुम्हारी क्लास में बैठना है, तो अगला बंदा डर जाए, बोलेगा मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरे कुछ कुछ बोलेगा, तुम मत बैठो मेरी क्लास में। लेकिन विनम्रता से अगर किसी क्लास में बैठें जिसके बारे में लोग कह रहे हैं ये अच्छे टीचर हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिसमें कहा ज़रूरी नहीं कि हम वही करें जो वो कर रहे हैं, लेकिन आइडियाज़ बनने शुरू होते हैं इसमें। कुछ कई सारे सवाल और आए हैं अमन। तो राकेश कारपेंटर ने पूछा है कि कल ही एक सत्र में शिक्षक ने मुझे बताया कि हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों पर गुस्सा करें, लेकिन वो आ जाता है। उन्होंने बताया कि मैं मस्तिष्क की संरचना को पढ़ा रहा था, तो उसको पढ़ने के लिए अखरोट ले गया था, बच्चों को बताया, लेकिन एक बच्चे ने उसे सब बच्चे देख पाए उससे पहले ही फोड़ दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उस लड़के को डांट दिया। अब क्या करें, ऐसे हालात रोज बनते हैं। टीचर ने हालांकि मुझे बाद में बुरा लगा कि बच्चे को डांटना नहीं चाहिए था, ये भी बताया। तो सवाल ये था कि शिक्षक ऐसे में गुस्से पर कैसे काबू करे। एक और सवाल, 2-3 ले लें क्या एक साथ अमन? हाँ बताइए। अच्छा, प्रकाश करटभाज ने पूछा है कि अगर कोई शिक्षक अलग तरीके से कार्य करता है तो बाकी टीचर या स्कूल का व्यवस्थापन उसको तकलीफ देते हैं, तो ऐसे टीचर को क्या करना चाहिए? हर्षिता फिर से बोलिएगा एक बार, मुझे समझ में नहीं आया। अगर कोई शिक्षक अलग तरीके से कार्य करता है तो बाकी टीचर या स्कूल का व्यवस्थापन उसको तकलीफ देते हैं, तो उस टीचर को क्या करना चाहिए? और हर्षिता श्रीवास्तव ने पूछा है कि ड्रामेटिकल सोशियोलॉजी पे थोड़ा और प्रकाश डालें। अच्छा, ठीक है। और एक टिप्पणी आई है पुष्पक राठौड़ जी की, आश्रमशाला में कुछ टीचर कहते हैं कि निवासी रहने वाले बच्चों को पढ़ाई में रुचि नहीं होती, तो उस समय क्या करें? तो ये शिक्षक की जो बच्चों के बारे में धारणा है कि जो निवासी रहने वाले बच्चे, मतलब जो गांव से आए हैं और रिहायशी वहां आश्रमशाला में रह रहे हैं, उनको पढ़ाई में रुचि नहीं होती, ये कह रहे हैं। ये 4 के साथ आगे बढ़े और फिर अगले लॉट में जी। जो जिन टीचर के वो छात्रों ने अखरोट खा लिया था या तोड़ लिया था, वो हाँ, ये दिक्कतें होती हैं। और धीरे धीरे शायद हम लोगों को सीखना पड़ता है कैसे इनके साथ जूझना है। टीचिंग का काम ऐसा, आप जानते हैं कि ऐसा है कि जिसमें हर एक को अपनी कुशलता खुद बनानी पड़ती हैं, और औरों से सीख कर और खुद भी उसमें नवाचार करके हमको ये समझना पड़ता है कि क्लास को मैं कैसे कंट्रोल में रखूं। क्लास को कुछ हद तक कंट्रोल में रखना पड़ता है नहीं तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। मुझे नहीं पता कि आप किस उम्र के बच्चे हैं, क्या हैं, लेकिन उसमें भी मैं फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि उसमें कई तरीके हैं। जैसे कि अगर मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो कि इस टाइप की मस्ती करेंगे, तो उनको पहले से उनके साथ कुछ बात करके रखना,
या किसी तरीके से उनको किसी और चीज में एंगेज रखना और टूटने वाली चीजों को उनसे दूर रखना। ये सब सीखने वाली प्रक्रियाएं हैं। जरूरी नहीं कि ये कभी नहीं होता कि हम पहले दिन जाएं और हम सुपर हिट टीचर हो जाएं। ये तो होता नहीं है। सीखने की प्रक्रियाओं को कई साल लगते हैं, और फिर भी ऐसे दिन आएंगे हम अपन नहीं ठीक से काम कर पाएंगे या क्लास बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। ये भी फिर भी होगा। डेफिनेटली कई तरीके होंगे इनके साथ बात करने के। हो सकता है कि पहले से कुछ उनके साथ कुछ बात हो रही हो और उसमें फिर ये दिखाएं ताकि पहले से वो बच्चे किसी चीज में एंगेज हो जाएं और फिर ये ऐसे चीज दिखाएं जो कि टूटने लायक चीज है। शायद एक ये तरीका हो सकता है। और भी तरीके हो सकते हैं। जब अगर आप अपने आसपास के कोलीग से बात करें, और भी तरीके हो सकते हैं। जो तरीका नहीं सही होगा वो है डंडे के साथ उनको दूर डरा के बैठा के रखना। वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उनका फिर जो आप कहना चाहते हैं और जो आप चाहते हैं, जो आप बहुत अच्छा आपका आइडिया था कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसी शक्ल होती है उसकी, उसको देखकर उनमें एक उत्सुकता और एक एक्साइटमेंट आए, वो फिर आएगी ही नहीं, कोई फायदा नहीं। कुछ और तरीका अपने को सोचना पड़ेगा। क्या हो सकता है? मैं एक दो सुझाव भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको ट्राई आउट करके खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा क्या तरीका सबसे उपयोगी रहेगा। जो दूसरा सवाल कि लोग ऐसे टीचर को तंग करते हैं जो कि अलग किस्म के करता है। ये तो सही बात है, ये तो बहुत होता है। और लगातार मजाक उड़ाते हैं, लगातार कई तरह की चीजें करते हैं, ये होता है। इसमें एक तो अपने मन को भी कठोर करना पड़ता है कि लोग करेंगे। शायद इसका एक ये भी तरीका इसके साथ जूझने का ये होता है कि ज्यादा लोगों को बताएं ना। अगर पता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, लोग आपके ऊपर कमेंट मारेंगे, तो बहुत ज्यादा उनको बताएं ना। धीरे धीरे करके करें, बाद में लोग खुद समझेंगे। ये कॉमन प्रॉब्लम है। हर संस्था में कोई व्यक्ति अलग टाइप का काम करेगा, बाकी लोग बोलेंगे अरे तुम क्या कर रहे हो। इसके साथ जूझने का, जैसे मैंने कहा, एक तो आराम से करें, अपने मन को कठोर करें और अपने धीरे धीरे साथी बनाएं। वहां पर जब 2-3 लोग भी हो जाते हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, तो आपको अलग तरह की ताकत मिलती है। और देखिए, ये बहुत सारी बातें हम अपने आप को कैसे देखते हैं और वो कैसे कमजोर होते हैं, कैसे ताकतवर होते हैं, इसके आसपास घूमती हैं। एक भी व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है जो कहे कि हाँ आप सही कह रहे हो, वो बहुत सारे ऐसे लोगों को बैलेंस कर देता है जो कहने कि आप गलत कर रहे हो। इसके तरीके हैं, और अधिकांश जगहों पर आप देखेंगे लोग कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेते हैं अकेले काम करने का। मुश्किल होता है लेकिन तरीका निकल आता है। ज्यादा अच्छा हल लेकिन यही है कि हम संस्थाओं को भी बदलें। हमको जिसके और तरीके हो सकते हैं कि चर्चाएं करें, बाहर से लोगों को बुलाएं जो कि इस पर चर्चा करें कि ज्यादा अच्छी टीचिंग की पद्धतियां, बच्चों के साथ काम करने का ज्यादा अच्छा तरीका क्या हो सकता है। बाकी के लोगों के साथ भी बातचीत करें, उससे भी आपको फर्क मिलेगा। और आगे जाकर हमको संस्था को ही तो बदलना है, लेकिन शुरुआत फिर भी वही व्यक्ति से होगी। जो आप अगर अकेले काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये शुरुआत है। और शुरुआत में लोग कहेंगे आपको कुछ ना कुछ, या आपको, हम सबको शुरू में अगर थोड़ा कठोर मन को कर पाए और मन को मजबूत कर पाए, धीरे धीरे आगे जाके चीजें आसान होनी शुरू होती हैं। इसमें तीसरा, ड्रामेटर्जिकल सोशियोलॉजी। ये लंबा सवाल है। 2-3 चीजें बताऊं, लेकिन बहुत लंबा सवाल है, तो बाद में इसमें और भी बात कर सकते हैं, या आप इसको कर भी सकते हैं। ये होता है कि टीचर जब हम हैं और मैं क्लास में बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं लगातार वहाँ एक नाटक कर रहा हूँ। मैं अपने ऊपर, अपने चेहरे पर नकाब लगाकर एक खास तरह का एक्सप्रेशन देकर बच्चों के साथ बात करता हूँ। ये मानव जीवन में हम लगातार जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए उसके हिसाब से हम जेस्चर्स, हाथ का इशारा, चेहरा, कपड़े,
इस सब के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। और अगर हम ये न करें, लोगों को समझ भी नहीं आता हम क्या कह रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने बात को कहा लेकिन बच्चे समझे ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, या जिस भाव से मैं कह रहा हूँ बच्चे उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि किस तरह के मैं जस्ट एज थिएटर में एक्टिंग करते हैं, वो मैं किस तरह के मैं नकाब, किस तरह के एक्सप्रेशन, किस तरह का मैं स्टाइल बना के बात कर रहा हूँ, वो शायद मैंने सही अभी नहीं सीखा है। ड्रामेटोलॉजिकल सोशियोलॉजी इसका अध्ययन करती है कि किस तरह से क्लास में एक दूसरे के साथ, मित्रों में हम लोग लगातार एक नाटक कर रहे हैं, और वो कैसे होता है, क्या होता है, उसका अध्ययन करते हैं इसमें। और टीचिंग के बारे में जरा सा मैं ये कहूँ कि जो हम कहते हैं कि अच्छा टीचर बनना सीखना पड़ता है, वो क्या सीखना पड़ता है, उसमें एक चीज़ ये सीखनी पड़ती है कि किस तरह से मैं चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन लाऊं, किस तरह से बात कहूं कि बच्चों को समझ में आए। आप देखेंगे अच्छे टीचर जो होते हैं वो एक नज़र में बच्चों को शांत भी कर देते हैं, जो थोड़ी मस्ती हो रही कहीं शांत भी हो जाते हैं, और दूसरे उसी अगले क्षण उन्हीं बच्चों को अपने जेस्चर से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने अपने आवाज़ के भाव से वो अपने टॉपिक में इंटरेस्ट कर दिला देते हैं। किस तरह से आप बात कह रहे हैं, ये एक नाटक की एक प्रक्रिया है, इसका अध्ययन है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है शिक्षण के लिए। अगर मैं सोचूं, कई बार हम लोग नए टीचर ये सोचते हैं कि मैं टीचर हूँ, मुझे गणित बहुत अच्छे से आती है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। वो गलत है। गणित के साथ साथ आपको क्लास के स्टेज पर खड़े होकर कैसे नाटकीय तरीके से बात कहनी है वो भी सीखना पड़ता है, और वो उसका अपना आनंद भी है, और बच्चे उसी से सीखते हैं। आप जितने अच्छे गणितज्ञ हों, लेकिन हमको अगर ये नहीं आता करना क्लास में, तो गाड़ी आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। इसका अध्ययन ड्रामेटोलॉजिकल सोशियोलॉजी करती है, और इसका बहुत खूबसूरत काम है। इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ना देखिएगा। हॉस्टल टीचरों की समझ के हॉस्टल के बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं रखते, ये बहुत आम टीचरों की समझ है उन बच्चों के बारे में जो अलग परिवेश से आ रहे हैं। कि हम लोग तो मध्यम वर्गीय शहरी लोग हैं, और ये गांव के आदिवासी बच्चे, और वो क्लास में आकर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। सबसे आसान चीज़ है कहना कि उनमें कुछ प्रॉब्लम है, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते। मैं नहीं जानता हूँ इन स्कूलों में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जिन लोगों ने इसका अध्ययन और जगहों पर किया है, वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हो रही हैं। जिस संस्कृति से, जिस तरह के नाटकीय तरीके से बच्चे बात करते आए हैं, स्कूल में उस तरह से बात नहीं की जा रही है, और बच्चों को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। शायद टीचरों को इस तरह से बात करना भी सीखने की आवश्यकता है। या ये भी कई बार हो रहा होता है कि टीचर इसके हो सकता है कॉन्शियस नहीं है, लेकिन टीचर भी ऐसे बच्चों को सिग्नल दे रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिससे बच्चों को ये महसूस कराया जा रहा है कि तुम तो बहुत छोटे लोग हो। बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और वो और अपना एक दुबक के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, और फिर टीचर फिर ऊपर से बोलेगा देखो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। अक्सर ये समस्या होती है। ये समस्या नहीं होती कि बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल की जो हमने संस्कृति बनाई हुई है, स्कूल में काम करने का तरीका है, स्कूल में जो किस तरह के सिंबल्स हैं, बात करने के क्या तरीके हैं, किस भाषा में बात कर रहे हैं, किस भाषा के किस लहजे में बात कर रहे हैं, उसकी समस्या है। और इसको थोड़ा अध्ययन करके, बच्चों के साथ दोस्ती करके, उनके घर जाकर उसका अध्ययन करके सीखा जा सकता है। और लोगों ने सीखा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मैंने कितने ही बहुत ही बढ़िया टीचरों को देखा है जो कि उस परिवेश के नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो बात करने का तरीका समझे, कैसे बात की जाए, किस तरह के उदाहरण दिए जाए, ये सीखने की आवश्यकता है। जिसमें का सबसे आसान काम है कहना कि तो वो ही निकम्मे, उनके बस की बात नहीं है। ऐसे कहकर देखिए ये माइक्रो सोशियोलॉजी
कह रही है, ऐसे कहकर मैंने अपना जीवन आसान बना दिया। मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, मैं कैसे करूँ। तो सबसे आसान है कि उनमें घुसना। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सोचना शुरू करूं और सीखना शुरू करूं कि दूसरे संस्कृति के साथ मैं कैसे बात करूं और कैसे मैं अपने बारे में सचेत हो जाऊं कि कहीं मैं तो नहीं ऐसे एक व्यवहार कर रहा हूं जो उनको बेइज्जत कर रहा है, जो उनको डरा रहा है, तो फिर मैं शायद अलग तरीके से काम करना सीख सकता हूं। इस दिशा में जाना फायदेमंद है। बिल्कुल। और सवाल लें? हाँ, कई सारे सवाल हैं। प्रीति वाधवानी ने पूछा है कि इस समय जो ऑनलाइन शिक्षण की तरफ ड्राइव है, उसके कुछ सीरियस सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस वो समझ पा रही हैं, लेकिन एक टीचर एजुकेशन इसको कैसे हैंडल करे, कौन से ऐसे माइक्रो इश्यूज हैं जो इग्नोर हो सकती हैं, जिनका शिक्षक को ऑनलाइन सेशन इंटरेक्शन के समय ध्यान रखना चाहिए। ये एक सवाल है। एक सवाल फरहीन अनवर ने पूछा है कि जब वो 5 से 15 साल के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती थी तो बहुत अच्छे से संभाल पाती थी, लेकिन 16 से 18 साल के बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा क्यों है? ये एक सवाल आया है। एक सवाल प्रियंका कुमारी ने पूछा है कि शिक्षक की मानसिकता बदलने की जरूरत है और निम्न जाति के बच्चियों का एक्सेप्टेंस एक शिक्षक के अंदर कैसे बनाया जाए। थोड़ी सी बात ये आश्रमशाला वाले चर्चा में ये आई है, तो मेरे ख्याल से उसमें भी कुछ उसके सुराग हैं कि शिक्षक क्या कर सकते हैं। टीचर पर अधिकारियों के डर की वजह से प्रयोगशाला भी नहीं खोलते, प्रयोगशाला सिर्फ अधिकारियों की जांच करने के लिए होती है, ये कैसे बदलेगा? ये राजेंद्र पिंपल शेंडे ने पूछा है। दीपक पटेल पूछ रहे हैं कि मेरे स्कूल में एक लड़का है जो कक्षा 3 में बहुत कम सीखा है और बहुत ही कम बात करता है, तो क्या करें? ये थोड़ी अलग तरह की बात है। आप कुछ कह रहे हैं कि आपकी आवाज टूट रही है? अच्छा, नहीं, बस मैं सोच रही थी कि अभी इतने सवालों पे रुकूं। जी, मैं कुछ इस पर कहता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो ऑनलाइन टीचिंग का मसला जो है, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि फेस टू फेस टीचिंग जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छी है ऑनलाइन टीचिंग के तुलना में। ऑनलाइन टीचिंग की कई कमियां हैं। हम समय ठीक से नहीं दे पाते बच्चों के साथ, अलग अलग बच्चों के साथ। बहुत सारे जो एक दूसरे को देखकर जो चीज़ें समझ में आती, जैसे मैं आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही कम देख पा रहा हूँ। अभी जैसे मुझे बहुत दिक्कत होती है समझने में। मैं पिछले 4 हफ्तों से 5 हफ्तों से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ अपने छात्रों को, और बहुत दिक्कत है समझने में कि कौन सी बात कहकर स्टूडेंट को इंटरेस्ट आ रहा है, ये कहाँ पर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। कब स्टूडेंट थक रहे हैं मेरी बात से, अब मुझे कुछ मजेदार कहानी सुनानी चाहिए, ये बहुत मुश्किल है ऑनलाइन में करना। तो ये समस्या है, इस माध्यम की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसमें फिर भी हम कुछ चीज़ों का मजबूरी है, कुछ तो कर ही सकते हैं। और कई लोगों ने इसमें कई तरह के प्रयोग किए हैं और इसमें एक दूसरे के साथ उन्होंने आइडिया शेयर भी किए हैं। छोटा सा, जैसे मैंने आपके साथ जो नहीं किया, लेकिन क्लास में अगर मैं हर 15 मिनट 20 मिनट के बाद कोई गतिविधि कराता हूँ, ऑनलाइन में मैं हर 5-10 मिनट के बाद कराना शुरू कर दिया मैंने, ताकि छात्रों का एक इंटरेस्ट बना रहे। और फीडबैक मुझको अच्छा आ रहा है कि हाँ, इंटरेस्ट बना रहता है, मज़ा आता है और सीख रहे हैं इसमें से कुछ। कई छोटी छोटी चीज़ें जो हम ऑनलाइन में कर सकते हैं। इस पर ऑनलाइन सोर्सेज भी कई हैं, वो आपको कई आइडियाज़ दे सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी, जैसे वही कहा मैंने, सबसे बड़ी जो कमज़ोरी जो माइक्रो सोशियोलॉजी हमको कहती है कि हम एक दूसरे के साथ लगातार व्यवहार कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस का, आवाज़ की भाव का, कैसे हम खड़े हैं, कैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वो ऑनलाइन में उसका सिर्फ 10% बच जाता है। वो बहुत बड़ी समस्या है इस मीडियम का, और इसका अभी मुझे कोई हल नहीं दिख रहा। मजबूरी है, हम कर रहे हैं, और इसमें कई चीज़ें और अच्छे से कर सकते हैं। और जितना उसमें इंटरेक्शन छात्रों से करवाएं ज़्यादा, उतना ज़्यादा उनको मज़ा आता है इसमें, यानी कि
मैं कम बोलूं, उनके साथ कुछ सवाल पूछूं, कुछ चर्चाएं करवाऊं और कुछ और एक्टिविटीज कराऊं मैं ऑनलाइन, कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन इसकी सीमा बहुत है इस माध्यम की। फरीन का सवाल था कि छोटे बच्चों को सिखाना आसान उनको महसूस हो रहा है, बड़ों को मुश्किल हो रहा है। शुरुआत में ऐसे ही होता है। आपको पहले से प्रैक्टिस थी या जिस तरह से बात करने का तरीका था वो आपने ढाला हुआ था छोटे बच्चों के हिसाब से। बड़ों के साथ अब आपको नए सिरे से ढालना पड़ेगा, उसमें 1 2 3 साल लगेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, शुरू में ऐसे ही होता है। कैसे करें उसका वही मेरा सुझाव कि अपने कोलीग्स के साथ थोड़ा देखिए कौन है जो कि अच्छे हैं इसमें, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसमें क्या मैं उनके तरह बात कर सकती हूँ, क्या मैं उनके तरह कुछ कर सकती हूँ, या उसको थोड़ा सा बदल कर सकती हूँ। आपको बहुत आइडियाज मिलेंगे। होता क्या है कि हम लोगों का, माइक्रो सोशियोलॉजी कहती है कि हम लोगों का आदतन तरीके होते हैं बात करने के, आदतन तरीके होते हैं क्लास को मैनेज करने के। उसको जब हम अलग टाइप के सिचुएशन में अलग टाइप के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अलग टाइप के सामाजिक परिवेश में गए, अब उनको हमको नए सिरे से हमको एक नई संस्कृति टेक्निकल शब्द का मैं इस्तेमाल करूँ, नई संस्कृति, नए रस, नए जेस्चर्स, नई बात करने के तरीके, वो हमको सीखने की जरूरत है। और हम सीख जाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लें। उसमें देखिए सिचुएशन को कैसे परिभाषित करें। एक परिभाषित करने का तरीका जो मेरे एक मित्र ने किया था कि इनके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो मैं तो छोड़ ही दूंगी टीचिंग, ये एक परिभाषा है। दूसरा परिभाषा है कि कठिन है, शुरू में मुझे दिक्कत आएगी, लेकिन मैं थोड़ा इधर उधर देखूंगी, मुझे आइडियाज मिलेंगे और मैं सीख सकती हूँ, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। इस तरह से इसको परिभाषित करेंगे, आपको बहुत आइडियाज मिलेंगे और बहुत कुछ सीखना शुरू करेंगे। ऑफिशियल्स ये तो समस्या है, और ये के लैब में काम नहीं करते, ये अलग टाइप की समस्या है। और इस पर भी माइक्रो सोशियोलॉजी का एक समझ है कि स्कूल में और शिक्षा प्रणाली में पावर का इतना बड़ा रोल रहता है। पावर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? बहुत बार पावर को हम सिर्फ इसमें चला रहे होते हैं कि खाना पूर्ति होती रहे। हमको चर्चाओं के थ्रू, बातचीत के थ्रू धीरे धीरे सिस्टम को ढालना है, ताकि जो शिक्षा के जो मूल बातें हैं उसमें पावर का इस्तेमाल हो, न कि खाना पूर्ति के। तो लैब तो बना दिए, लेकिन लैब का उपयोग नहीं करने देंगे। वैसे जैसे लाइब्रेरी बना दी, खाना पूर्ति होगी, लेकिन लाइब्रेरी का उपयोग नहीं करने देंगे। उस पर हम लोग ध्यान कैसे लाएं लोगों का, कैसे उनके जीवन में, अधिकारी गण के जीवन में इस चीज का अर्थ हम ज्यादा महत्वपूर्ण बनाएं, और कैसे किस तरह की चर्चाओं से, किस तरह के प्रेशर से इस चीज का जो अर्थ है उसमें भी पावर को जोड़ें। इस दिशा में हमको जाने की जरूरत है। और आखिरी के जो बच्चे नहीं बोलते क्लास में, अब ये अध्ययन वहाँ पर अध्ययन करके आपको पता चल पाएगा क्यों नहीं बोल रहे। कई बार बच्चों की कुछ विशेष समस्याएं होती हैं, कई बार वो इस टाइप की दिक्कत जो मैं बताया था कि सामाजिक परिवेश अलग है, और मेरे सामाजिक परिवेश में वो डर रहा है बच्चा, और वो इस कारण से वो चुप हुआ पड़ा है। अब मैं किस तरह की चर्चाएं करूं, किस तरह से दोस्ती डालूं, क्या करूं, कैसे थोड़ा समय निकाल कर कुछ और के साथ कुछ प्रक्रिया करूं कि ताकि वो धीरे धीरे मेरे साथ खुलने शुरू हो, क्लास में दूसरे बच्चों के साथ खुलना शुरू हो। मुझे इस पर थोड़ा सोचने की आवश्यकता है और इस दिशा में जाने की जरूरत है। यही शायद रास्ता है इसका। टुलटुल आगे जाएं। तो दो साथियों के थोड़े मिलते जुलते सवाल थे। एक तो ये जो शिक्षक का अपना समाजीकरण है उसके बारे में पूछा है। अनिकेत कुमार जी ने पूछा है कि स्व के निर्माण में समाजीकरण का बड़ा योगदान होता है। मान लीजिए मैं जातिगत असमानता, भेदभाव में यकीन रखता हूँ और कक्षा में भी अनायास ही ऐसा करता हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे देखूं? इसी से थोड़ा जुड़ा हुआ है, अनिल सिंह ने पूछा है कि शिक्षक की जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है वो कक्षा के वातावरण और बच्चों की सीखने पर किस तरह से असर डालती है, ये भी पूछा है। तो मुझे लगा थोड़ी सी मिलते जुलते हैं तो साथ में ले सकते हैं।
एक सवाल और ये है कि सुमित कुमार भगत जी ने पूछा है कि हमारे प्रोजेक्ट विद्यालय में आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं और भाषा की समस्या आ रही है, तो इससे कैसे निपटे? मुझे लगता है कि जो एक बार पहले जो रिहायशी बच्चों की बातचीत हो रही थी, थोड़ा उससे कुछ इशारे मिल सकते हैं, पर आप इसमें और थोड़ा इलेबोरेट भी कर सकते हो। एक ये सवाल था। पंकज पांडे ने पूछा है, जब कक्षा में ज्यादा बच्चे कमजोर हों और कुछ ही कक्षा में ठीक प्रदर्शन कर पाते हों, तो ऐसी स्थिति में बच्चे और शिक्षक दोनों की धारणा बन जाती है कि वही बच्चे तेज हैं और अन्य सभी कमजोर हैं। तो ऐसे में बच्चों के मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए? जी, एक और सवाल मैं इसमें जोड़ के ले लेती हूँ। प्रेरणा मालवीय ने पूछा है, वर्तमान में सरकारी स्कूल में आने वाले बच्चे अति वंचित समुदाय से हैं, पर टीचर कई दफा बच्चों के सामने ही बोल देते हैं कि ये तो इस जाति के हैं, इनको तो सिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको कैसे देखा जाए? ये भी जुड़ता है उससे, तो साथ में ले सकते। जी 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 तो जी तो और हेलो अनिकेत। और अनिकेत का जो सवाल था कि जब टीचर खुद ही जातिवादी विचारधारा में यकीन रखते हैं, और दूसरा सवाल के, या पहले उसी से शुरू करें कि टीचर खुद ही उससे साथ कर रही है होता है। दुख की बात है कि अभी भी भारत में बहुत सारे टीचर हैं जो अभी इसमें से निकले नहीं है इसमें, और ये हम लोगों का भी काम है और दूसरे उनके साथी टीचरों का भी काम है, उनके साथ लगातार इस चीज को लेकर चर्चाएं करना कि ये जाति को, सामाजिक असमानता को कैसे देखें। शायद इसका एक हमारे टीचर एजुकेशन की भी कमजोरी है कि क्यों टीचर एजुकेशन हमारी जो सिस्टम है उसमें इन चीज़ों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा क्यों नहीं होती, ताकि कम से कम कहीं पर तो इसके ऊपर बात होकर ये जो समझ है, इसको हम जाति समझ को हम बाहर निकलने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है। जाति समझ क्या करती है? जाति समझ का मूल उसूल ये है कि अलग अलग जाति के बच्चे बहुत अलग हैं, उनकी सीखने की क्षमता ये मानकर चलते हैं बहुत अलग है और ये सीख ही नहीं सकते। ये जाति एक समझ में से एक ये बात निकलती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ जातिवाद से निकल रही है, और कारणों से भी निकल सकती, लेकिन जातिवाद में ये है कि अलग अलग जाति के लोग भिन्न हैं, मूल रूप से भिन्न है। ये लोग सीख सकते हैं, वो लोग नहीं सीख सकते। ये जातिवादी समझ है। क्या ये समझ सही है? ये समझ गलत है। बच्चों को जैसा परिवेश मिलता है वैसे वैसे सीखते हैं। और स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर अगर घर के परिवेश में कुछ कमियां हैं, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम उसके हम भरपाई कर सकते हैं। अगर हम पहले से ही मान के चलेंगे कि ये सीख नहीं सकते तो हम कैसे करेंगे? तो असल में तो हम उस असमानता को हम बनाए रखेंगे ऐसे। तो ये समझ गलत है। इस पर और भी चाहे तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि समझ गलत है, मेरा और बहुत लोगों का मानना। और इसकी कहीं ना कहीं क्लैरिटी बनाना बहुत आवश्यक है। दूसरा सवाल इसके साथ डायरेक्टली जुड़ता है कि अगर टीचर की मान्यताएं ऐसी हैं, दुख की बात है कि कई टीचरों की होती हैं ऐसी मान्यताएं, क्या वो फिर बच्चों को कैसे देखते हैं, बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं, उनका डायरेक्टली असर बच्चों पर होता है। और कई बार आप देखेंगे जब टीचर अपने आप को, और सब टीचर ऐसा नहीं मानते, बार बार कह रहा हूँ, तब टीचर ऐसे अपने आप को नहीं देखते, लेकिन कई टीचर अपने आप को देखते कि हम तो बड़े ऊंचे लोग हैं और कहाँ फंस गए, ये छोटे लोगों को पढ़ाना है, इनके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं टीचर से और ऐसे यकीन करते हैं, उनके सामने बात करते हैं बच्चों, और बच्चों पर इसका असर होता है। जैसे कैसे असर होता है? जो चार्ल्स कूली ने, जैसे मैंने स्लाइड दिखाई थी, या जॉर्ज हर्बर्ट मीड कहते हैं कि जैसे दूसरे लोग मुझे देखते हैं मैं भी अपने आप को शुरू में वैसे देखूंगा, या तो फिर मैं उसके साथ जूझ कर उसको रिजेक्ट कर दूंगा, गलत सोचते हैं मेरे से, ये झूठ सोचते हैं मेरे बारे में ऐसे, या मैं ही मानना शुरू कर दूं कि हाँ यार मेरे को नहीं आ सकता, तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? जब मैं ये मानकर ही चल रहा हूं कि मैं नहीं सीख सकता तो मैं मेहनत करना भी छोड़ देता हूं। इसका दोषी कौन है? वो व्यक्ति जो मुझे सिखा रहा है कि मैं नहीं सीख सकता, वो दोषी है।
मैं तो सीख सकता हूँ, हर कोई सीख सकता है, लेकिन अगर मुझको ये सिखाया जाए तो तुम छोड़ो यार, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो फिर उस मेरी सीखने की प्रक्रियाओं में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, उनकी मेरी मान्यता भी ये बन गई कि मैं नहीं सीख सकता। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसका वैसे ही जैसे मैंने कहा था, इसके ऊपर चर्चाएं करना और प्रैक्टिकली लोगों को दिखाना कि नहीं, अगर आप थोड़ा सा अलग तरह से सोचें तो बहुत सीख सकते हैं बच्चे, और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, सभी बच्चे सीख सकते हैं। सच्ची बात यही है। इसको कैसे किया जाए, और भाषा की दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक लेवल में बहुत लोग हैं जो इसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, और इसके बहुत कुछ इसमें आपको बता सकते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं जानता ज़्यादा इनकी तुलना में। लेकिन जो लोग सामाजिक असमानता को समझकर फिर क्लासरूम के बारे में सोचते हैं, वो कहते हैं कि हमको क्लासरूम के बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। भाषा को हमको सामने रखना पड़ेगा। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छी, मुझे इसलिए हंसी, मुझे बहुत अच्छा एक वाकया याद आया। मेरे कुछ दोस्त हैं, ये सब मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है, जो आदिवासी बच्चों के साथ काम करते हैं तमिलनाडु में। अब उनका कहना है, और यही क्या कहते हैं हमारे आदिवासी बच्चे कई तरह की भाषाएं बोलते हैं, कोई भी घर पर तमिल नहीं बोलता। जब वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में तमिल सिखाई जाती है, लेकिन हमारे लिए तो कहते हैं तमिल फॉरेन लैंग्वेज है। आप हमको जाकर बोल रहे हो कि आप फॉरेन लैंग्वेज में अपनी अपनी शिक्षा लो, ये क्या, ये तो नाइंसाफी है हमारे साथ। अब किसी बच्चे को बोला फॉरेन लैंग्वेज में जाके आप पढ़ो, ये तो नाइंसाफी है। तो खैर उन्होंने भी इसके कई तरीके निकाले कि धीरे धीरे बच्चों को अब पहले अपनी भाषा से शुरू करके धीरे धीरे ये फॉरेन लैंग्वेज यानी कि तमिल धीरे धीरे उनको सिखाना, एक धीरे धीरे एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए सिखाने की प्रक्रिया उन्होंने निकाली, और ये हमको भी निकालने की आवश्यकता है। बहुत कुछ इसमें, बहुत सारे तरीके बहुत लोगों ने किए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचकर उसके हिसाब से काम करने की आवश्यकता है, जिसमें जाहिर है कि संस्था की प्रतिबद्धता चाहिए और सरकार की भी प्रतिबद्धता, इन सबको हमको बनाना पड़ेगा, तब जाके इसको काम कर सकते हैं। आखिरी जो चौथा सवाल मैंने नोट किया है वो है कि जो बच्चे कक्षा में कमज़ोर हैं उनकी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाई जाए। मैंने कई लोगों को देखा है इस पर काम करते हुए। सबसे पहले इसके लिए कुछ ज़रूरतें हैं। सबसे पहले कि हम माने कि इस पर काम करना आवश्यक है। जातिवादी समझ या जो बिना ट्रेनिंग वाले बहुत सारे जो टीचर्स जो आते हैं या जिनकी ट्रेनिंग में ये चीज़ नहीं है, उनको समझ में नहीं आता क्या करो, और वो इसमें बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर देते हैं, अपने को समझ में नहीं आता, अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ी ट्रेनिंग के साथ हम कई तरीके सीख सकते हैं इनके साथ काम करने के लिए, जिसके लिए साधन भी चाहिए, है ना। ये नहीं अपन कर सकते कि वही 300 बच्चे 2 टीचर और बोल रहे जाओ सिखाओ, वो तो वैसे तरीका सही नहीं है। वो स्कूल में ठीक से पढ़ा पाना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर हम साधन देना शुरू करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो मैं देखता हूँ स्कूलों में, जो जहाँ पर स्कूल के प्रशासन में प्रतिबद्धता है इसके प्रति और टीचरों की इसके बारे में फिर ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर करते हैं। वो क्या करते हैं, 2-3 उदाहरण कि स्कूल की कक्षा में बच्चों को पढ़ाया और उसके साथ टोलियां बनाई, और ऐसी टोलियां बनाई कि जिसमें अलग अलग स्तर के बच्चों को अलग अलग गतिविधि दी, ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ज़रा सा आसान गतिविधि दी करने के लिए, ताकि उनको लगे अपन कर सकते हैं, अपन कर पा रहे हैं। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, स्कूल के बाद या स्कूल में ही कोई एक टाइम निकालना जहाँ उनके साथ टीचर और ज़्यादा काम करते हैं अकेले में। ये एक और तरीका है। उससे भी वो उनकी काबिलियत भी बढ़ती है, उनकी क्षमताएं भी बढ़ती है, उनका ज्ञान भी बढ़ता है, उनको कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाता है कि अपन कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे आप देखेंगे एग्जाम्पल इस पर लोगों ने इसके बहुत तरीके निकाले हुए हैं करने के। क्योंकि हम लोग प्रशासन इसके बारे में नहीं सोचता और हमारी ट्रेनिंग में ये नहीं होता, तो हमको लगता है कुछ नहीं किया जाता, लेकिन एक्चुअली बहुत कुछ किया जा सकता है। और मैंने सिर्फ 2 उदाहरण दिए, बहुत कुछ किया जा सकता है इसमें।
वो देखिए, सिचुएशन को हम परिभाषित कैसे कर रहे हैं। एक तरीका परिभाषित करने का, स्कूल ऐसी जगह है जहाँ कुछ बच्चे अच्छे होंगे, कुछ बच्चे निकम्मे होंगे, ऐसे ही होगा, ये एक परिभाषा है स्कूल की। दूसरी परिभाषा है स्कूल की कि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ सब बच्चे क्षमताओं को लेकर आते हैं। अब मैं कैसे तरीके निकालूं, जिसके लिए हो सकता है मुझे साधन भी और चाहिए, टीचर भी और चाहिए, लेकिन कैसे मैं तरीके निकालूं कि सभी बच्चे फूले और बढ़े, इसमें कैसे मैं इसको परिभाषित कर रहा हूँ। ओके, एक आध सेट और ले लें सवालों का। अमन, समय क्या बताइए? हाँ, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, तो एक तो बात, एक सी निषाद इन्होंने लिखा है कि गतिविधि करते हुए टीचर बच्चों के साथ सर्कल में बैठकर विषय समझाते हैं, क्या ये तरीका सही है? एक ये बात है। योगेश मालवीय ने लिखा है, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर कुछ स्कूल अच्छे होते हैं जहां नवाचार या पुस्तकालय वगैरह चलते हैं। कई बार बैठकों में बातचीत भी होती है, लेकिन इसको और स्कूलों में फैलाने के लिए और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाए? ये है। रेखा प्रजापति ने पूछा है कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको जिस टॉपिक पर बात करनी होती है वो लिख तो पाते हैं पर बोल नहीं पाते अपनी बात, बोलकर समझा नहीं पाते हैं। 2-4 लोगों के सामने बोलना हो तो कुछ का कुछ बोल देते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए, इसकी तैयारी कैसे की जाए? हर्षिता श्रीवास्तव ने माइक्रोसोशियोलॉजी के ऊपर कुछ किताबें अगर आप सजेस्ट कर सके पढ़ने के लिए, तो वो पूछा है कि कुछ किताबें सजेस्ट कर दीजिए। एक और मुझे लगता है कि अभी जो चर्चा हो रही थी उससे भी जुड़ा है, पर ये शिक्षक के स्वर्ग से जुड़ा हुआ है तो महत्वपूर्ण लग रहा है। जब शिक्षक शिक्षिका को उसकी निम्न जाति का होने के कारण बाकी साथी शिक्षक जो स्वयं को उच्च जाति का मानते हैं, वे उस शिक्षक को शाला के बच्चों के सामने ही कई बार अपमानित करते हैं और या उसके काम को कुछ छूटा है, बच्चों के आगे अपमानित करते हैं, तब वो शिक्षक कैसे स्वयं को स्थिर और शांत रखकर काम कर सके? मंजूषा ने लिखा है कि शिक्षक या शिक्षक प्रशिक्षक होने के नाते हम अक्सर कक्षा में किसी चीज को डिलीवर करने के उद्देश्य से जाते हैं और अगर हम जो बता रहे हैं वो बच्चे नहीं करें या वो सहभागी नहीं करें तो ये थॉट बहुत लोगों को आता है कि हमें उनको रोककर वही काम करवाना चाहिए जो हम करवाना चाहते हैं, तो फिर वो सीख जाएंगे। शायद ये बात फिर से कही, मुझे समझ में नहीं आई, फिर से कही। हाँ, टीचर और वी द एजुकेटर्स ऑफन गो टू द क्लास विद एन इंटेंशन टू डिलीवर समथिंग। अगर बच्चे हम जो बता रहे हैं वो कर रहे हैं तो सीखेंगे, ये थॉट बहुत लोगों में होता है। और अगर वो कुछ और कर रहे होते हैं तो हम उनको रोक देते हैं। शायद वो बच्चों को हम जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहा हो तो हम उनको रोक देते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ बहुत ही अलग कर रहे हो जिसको हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये क्या ठीक है कि उनको हम जो डिलीवर करेंगे उस पर ध्यान देने से ही सीखेंगे, इसलिए जो वो कर रहे हैं उसको रोक देना, ये क्या ठीक है? ये पूछा है। अच्छा, एक आखिरी और सवाल ले लेते हैं। रवि ने पूछा है, व्हाट मेक्स टीचिंग अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस? इज परफॉर्मेंस और मास्टरी ऑफ सिंबॉलिक जेस्चर्स पार्ट ऑफ कोर स्किल्स नीडेड फॉर दिस प्रोफेशन? Can you say पढ़ेंगे क्या इसको? How are these two separate questions? There are two parts of a question. What makes teaching a community of practice? ये पहला हिस्सा है। दूसरा है, इज परफॉर्मेंस और मास्टरी ऑफ सिंबॉलिक जेस्चर्स पार्ट ऑफ कोर स्किल्स नीडेड फॉर दिस प्रोफेशन? ओके, क्या जो जब टीचर्स एक सर्कल में बैठकर समझा रहे होते हैं, क्या ये सही है? मुझे तो सही लग रहा है, लेकिन ये देखना होगा क्या कर रहे हैं उसमें। जरूर इसमें क्या हर्ज है? अगर
गोला बनाकर बैठकर बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें प्रोवाइडेड के इंटरेस्ट ले रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं उसमें तो अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। कोई ज़रूरी थोड़ी कि लाइन में ही बैठकर सब बैठे, बल्कि हम लोग कई बार ये कहते हैं कि वो क्लासरूम सबसे अच्छा है जहाँ पर सब लोग एक दूसरे से भी बात कर सकें। ये लंबी बात है करने वाली, लेकिन अगर हम लोगों को लग रहा है कि बच्चे चीज़ों को जब परिभाषित करते हैं और उसको खुद एक्टिवली समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इस बात को आगे ले जाकर हम क्लासरूम को बड़े अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। अब शायद समय नहीं है उसके बारे में ज़्यादा बात करने का, लेकिन इस तरह से जो टीचर सोचते हैं वो अपनी क्लास की तैयारी ऐसे करते हैं कि मुझे क्लास में कई तरह के कुछ बातें करनी है, कई छोटे छोटे ग्रुप्स में गतिविधियां करवानी है और उसके थ्रू बच्चे सीखेंगे। तो सबसे अच्छा सीखना शायद इसी के थ्रू हो रहा होता है। तो इसमें ये जो गोले में बैठकर बात करने में तो कोई हर्ज ही नहीं, अच्छी बात है। और इस दिशा में सोचना कि मैं क्या करूं कि जिससे बच्चों का जो मुख्य जो रवैया है क्लास के बारे में, टीचर के बारे में, भय से निकलकर समझने के ऊपर चले जाता है। तो उसके लिए क्या मैं कर सकूं, इस दिशा में सोचना जरूरी है। कई लोग लिख सकते हैं लेकिन बोलने में दिक्कत होती है, क्या करें? ये बहुत आम समस्या है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये समस्या हल हो सकती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चा या छात्र इमेजिन कर रहा है कि दूसरे मेरे को कैसे देख रहे हैं और मैं और उसके कारण जो भय जो एंजाइटी जो बढ़ रही है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि बोलने में व्यक्ति मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। बहुत आसानी से इसका हल किया जा सकता है। छोटे ग्रुप्स में शुरू करें, एक मित्र के साथ पहले उस चीज़ को प्रैक्टिस करें बोलना, सिर्फ एक मित्र के साथ। कई बार इसमें यह भी आसानी होती है कि उस चीज़ को पहले लिख लें और उसको बोलें, फिर धीरे धीरे मित्र के साथ चर्चाएं करने शुरू करें और फिर और जैसे प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी ये चीज़ अपने आप ठीक हो जाती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है प्रैक्टिस करते रहना और अपने आप मन कई तरीके इसमें से निकालना शुरू हो जाते हैं, ये आराम से ठीक हो जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये नहीं सोचना कि ये चीज़ का हल नहीं हो सकता, हल हो सकता है, प्रैक्टिस के साथ हो गया। और आधी दुनिया की यही समस्या है, कोई नई बात नहीं है, आधी दुनिया की दिक्कत है और ठीक हो जाती है। ज़्यादातर जब छात्र ऐसी स्थिति में आते हैं जो उनको बहुत बोलना पड़ रहा है, शुरू में उनको आदत नहीं है बोलने की, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। उसमें मैंने बहुत छात्रों को देखा ऐसे, सबका ठीक हो जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रैक्टिस इस पर कुछ पढ़ने की सामग्री ये थोड़ा मैं चुलटुल के साथ सलाह करूँगा कैसे, और साथियों के साथ कैसे मैं कुछ रीडिंग मटेरियल उसके ऊपर आपको शेयर कर सकता हूँ, ये थोड़ा मैं पोस्टपोन करता हूँ। इस पर काफ़ी मटेरियल है और बहुत इंटरेस्टिंग मटेरियल है, बहुत पढ़ने लायक मटेरियल है। अगर आप मैं एक लिंक तो दे ही देता हूँ आप लोगों को, इस पर अगर आप जाएं तो इस पर भी आपको मटेरियल्स काफ़ी मिलेंगे। ये मेरे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मैं जो कोर्स पढ़ाता हूँ उसके एक वेबसाइट का लिंक है। एक सेकेंड, मैं अभी आपको सारी रीडिंग्स फ्रीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप इसमें से आराम से इससे डाउनलोड कर सकते हैं। जी, अगला सवाल था हाँ, कई बार हम लोगों को बेइज्जत किया जाता है ताकतवर समुदायों द्वारा, चाहे हम दलित हैं, चाहे हम महिलाएं हैं, चाहे हम आदिवासी हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, कई तरह से हम लोगों को हम गरीब हैं, हम गांव के हैं, इसके नाम से कई बार हमको बेइज्जत किया जाता है। कैसे इसके साथ जूझें, हम कैसे स्थिति को परिभाषित करें, इसके
हमारे पास कई बहुत खूबसूरत उदाहरण अपने दोस्तों में भी मिल जाएंगे और साहित्य में भी मिल जाएंगे। ये लगातार सोचना, इसके लंबी कहानी पर 2-3 बातें। एक तो ये सोचना कि कोई व्यक्ति अगर बुरा काम कर रहा है और उसने बुरा काम किया है, दूसरे इंसान के साथ इस तरह से व्यवहार करना, ये बुरा काम किया है, बुरा लगता है, गुस्सा आता है, शर्म आती है, सब कुछ होता है। लेकिन मैं मेरे पास कुछ उदाहरण है इसको अलग तरीके से परिभाषित करने के लिए। एक उदाहरण, 2 उदाहरण। हम लोग परिभाषा कैसे सीखते हैं? उदाहरणों से सीखते हैं, लोगों को देखकर सीखते हैं। एक परिभाषा ये है कि एक बार एक अमेरिकी आदिवासी को किसी ने पूछा कि कोई तुमको बहुत गाली दे रहा है, बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा है, तो तुमको बहुत बुरा लगेगा, तो तुम क्या करोगे? तो देखिए उसने कैसे परिभाषित किया। उसने कहा कि बुरा मुझे क्यों लगना, बुरा काम तो वो कर रहा है, गंदी हरकतें वो कर रहा है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये उसने इस तरह से परिभाषित किया। मैं तो ठीक हूं ना, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे बुरा लगे, बुरे काम तो वो कर रहा है। इस तरह से चीज को देखकर उसने अपने अपने मन के सारे जो 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 अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग भावना है, उसने उनको केंद्रित किया कि मुझको सही काम करने पर ध्यान रखना है। ये एक तरीका है परिभाषित करने का। बहुत इस तरह के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। सिर्फ अगर अपने आप को शांत रखना है, ऐसे उदाहरणों को लेकर उनका उनकी तरह काम करने की कोशिश करें। लेकिन ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ये सामाजिक समस्या है, ये सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं, ये सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या में एक तरीका है मैं अपने मन को शांत कर लूं, लेकिन वो समस्या वहीं के वहीं है। मुझे ऐसे संगठनों के साथ भी जुड़ने की आवश्यकता है, ऐसे चर्चाओं में भी जुड़ने की आवश्यकता है जो इस सामाजिक समस्या को खत्म करें, जो इस सामाजिक समस्या का विरोध करें और उसके साथ संवाद करें और उसके साथ उसको बदलने की कोशिश करें। क्यों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरीका है कि लोग हम पर शोषण करें और हम अपने आप को शांत रखें, जो बहुत जरूरी है, लेकिन वो उसका हल नहीं है। मुझे उस समस्या का भी हल ढूंढना और इसके लिए संगठनों के साथ जुड़ना, संवाद के तरीके ढूंढना और लोगों के साथ बात करना जो इस बात को समझते हैं और जो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इनके साथ अपने आप को जोड़ना बहुत जरूरी है। और ये तरीके हैं इसके साथ जूझने के और अपने काम को ज्यादा अच्छे से करने के, काम को भी ज्यादा अच्छे से करने के और उस समस्या को भी कभी हल ढूंढने के तरीके हैं। एक सवाल था कि जब बच्चे कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं और हम कुछ सिखाना चाहते हैं तो क्या उनको रोकना सही है? अब ये मुश्किल सवाल है। हमको 2-3 चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्या जो मैं सिखाना चाहता हूँ, सिखाना चाहती हूँ, क्या वो बहुत महत्वपूर्ण है? मेरे पास समय सीमित होता है, टीचर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत है, समय सीमित है। मुझे इसमें कुछ ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे कि ये भी करें, कि ये भी करें, कि ये भी करें, क्या क्या करें। कई बार हाँ ये ज़रूरी होगा उनका कहना तुम बहुत मज़ेदार चीज़ कर रहे हो, मेरे पास भी बहुत मज़ेदार चीज़ है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस तरह से उनको उसमें से धीरे धीरे निकाल कर अपने इसमें भी लाना शायद आवश्यक है। लेकिन उसमें ये पूछना कि कितना, क्या मैं ऐसे करके क्या मैं अगर 10 चीज़ों को करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ तो मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे खुद सोचना सीखते हैं, उसको मैं किल कर रहा हूँ, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। क्या मैं ज़्यादा कर रहा हूँ? ये वो भी एक बैलेंस कहीं पर ढूंढना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि बच्चे इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ सीखें जिसमें वो उसको मज़ा आ रहा है, अच्छी बात है वो सीखें, लेकिन और भी तो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो कहीं पर एक बैलेंस हमको ढूंढने की कोशिश करनी और ये आपको उसके साथ जूझना पड़ेगा। कभी कभी ये करना पड़ेगा, बच्चे बहुत मज़े के साथ कुछ कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं उसमें से, लेकिन कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उनको सिखाने की आवश्यकता है,
वो भी उनको उसमें से निकालकर ये भी सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। व्हाट मेक्स टीचिंग, अगला सवाल, व्हाट मेक्स टीचिंग अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, एक ऐसे समुदाय जो कि प्रैक्टिस समुदाय है। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि टीचिंग का इतना बड़ा हिस्सा सामाजिक कुशलताओं का है। कैसे बात करते हैं, कैसे समझते हैं एक दूसरे को, कैसे समझते हैं, बच्चों कैसे समझते हैं, बच्चों के साथ संवाद कैसे करते हैं। भाषण देना संवाद नहीं होता, कई बार भाषण बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन किसी पॉइंट पर मुझे ये समझना कि वो कहाँ पर हैं बच्चे इस वक्त, उनका दिमाग कहाँ है, और मैं उनको कहाँ लेकर जाऊँ, कैसे उनके साथ चर्चा करके उनको कहीं लेकर जाऊँ। ये एक सोशल एक्टिविटी है और एक सामाजिक, और ये हम सीखते हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर। मैंने जैसे कई बार मेरा जो यही है कि अब मैं कैसे सीखूं ये। देखिए, लिखना अलग चीज़ है, लेकिन ये जेस्चर्स, ये बॉडी लैंग्वेज, ये संवाद के तरीके, ये तो करके ही सीखते हैं, और ये कम्युनिटी में करना पड़ता है। दूसरों के साथ बैठकर उनसे देखना, उनके साथ चर्चा करके सीखना पड़ता है। हमको टीचिंग प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा, मुझे अब समझ में आ रहा है, अंग ये है कि मैं अपने एक डर को कम करूं कि मैं दूसरे किसी टीचर से पूछूंगा, वो बोलेंगे तुमको इतना भी नहीं आता। मैं उस डर को कम करके लोगों से पूछना शुरू करूं कि बस ये कैसे किया, तुमने कैसे किया, मेरे को ये समस्या आ रही है, तुमको, तुम्हारी क्या राय है। जरूरी नहीं कि वो राय मानूं, लेकिन वो 2 एग्जाम्पल देंगे, उससे मेरा दिमाग चलना शुरू होगा। हमें कम्युनिटी बनानी पड़ती है जिसमें आपस में बात करें। इसकी तरफ बढ़ना बहुत आवश्यक है, और जिसमें ये भी जरूरी है कि मैं दूसरों को बेइज्जत ना करूं, एक संवाद बनाने की कोशिश करूं, इन प्रक्रियाओं के ऊपर मैं बढ़ूं। ये बहुत जरूरी चीज़ है, और यही है कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, एक कम्युनिटी बनाना जो कि सिर्फ शब्दों की कम्युनिटी नहीं है, लेकिन गतिविधियों की, व्यवहार की कम्युनिटी है। और क्या ये कोर स्किल्स का हिस्सा है शिक्षक का? बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं, आप जानते हैं, इसलिए हम कहते हैं जब तक आप बच्चों के सामने खड़े होकर पढ़ाएंगे नहीं, हम शिक्षक का काम नहीं सीख सकते। वैसे ही है कि दूसरा उदाहरण देकर, मैं साइकिल के बारे में बहुत कुछ पढ़ लूँ, 5000 वीडियोस देख लूँ साइकिल कैसे चलाते हैं, लेकिन साइकिल मैं तब तक नहीं चलाना सीख सकता जब तक मैं साइकिल के ऊपर बैठ कर चलाऊँ ना। वही बात है कि बच्चों के सामने खड़े होकर कैसे बात करूं, कैसे अपनी बात रखूं, कैसे उनकी बात समझूं, ये एक प्रैक्टिसेस, ये गतिविधियों का, ये एक जीवंत एक प्रक्रिया है। ये करके ही सीखनी पड़ती है, और ये बेसिक चीज़ है, और ये लगातार एक कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है जो कि जो ड्रामेटोलॉजिकल, जो हम बात कर रहे हैं, जो नाटकीय तरीके से कहना, चीज़ों का अर्थ समझना, चीज़ों का अर्थ समझा पाना, ये प्रक्रियाओं पर आधारित है। ये हमको करना ही पड़ेगा। हाँ, अमन, मेरे ख्याल से सवाल तो बहुत सारे हैं, और कुछ लोगों ने ये भी पूछा है, कुछ लोगों का डेटा खत्म हो रहा है, कनेक्शन जा रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी हम रोकेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ये पूछा है कि कुछ सवाल अलग से पूछना चाहें तो कैसे पूछ सकते हैं, तो क्या हम कोई फोरम ऐसा बना सकते हैं, या एकलव्य की कोई बाल विकास कोर्स की ईमेल आईडी का एक्सेस आपको दे सकते हैं, उस पे लोग सवाल पूछ लें। बताइए कैसे, तो वो हम उसके साथ हम खत्म कर सकते हैं कि साथी और आपसे इस पे संवाद किस तरह कर पाए। जी ये मुझे लगता है थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको ज्यादा आइडिया होगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये कर सकती हूँ कि मैं चैट पे बाल विकास का जो ईमेल आईडी है वो दे रही हूँ, और या तो हम कोई ओपन फोरम बनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए इस ईमेल आईडी पे सब लोग जो हैं वो अपने सवाल भेज सकते हैं, और हम अमन को पहुंचाएंगे।
दूसरा एक ये है कि हम इसी तरह शायद थोड़े दिन बाद कोई दूसरा सत्र किसी विषय पर प्लान करेंगे, अमन के साथ भी प्लान करेंगे, है ना। तो ये इसके साथ ही सभी लोगों को धन्यवाद, और अमन खास आपको धन्यवाद के साथ बाल विकास @eklavya.in ये ईमेल आईडी मैंने चैट पे डाला है। इस पे आप लोग अपने सवाल भेज सकते हैं और हम लोग अमन तक पहुंचाएंगे। जी बहुत ही मजेदार था, और ये स्लाइड्स को जब दिन में देख रही थी तो वो बहुत मुश्किल लग रहे थे, लेकिन वो इतने सहज सरल हो गए बातचीत करते करते, बहुत ही आसपास के उदाहरणों की मदद से, तो बहुत मजा आया। थैंक यू और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने पुराने दोस्तों के नाम देखे और इतने नए दोस्तों के नाम देखे कि काश के सब लोगों से बात करते। वही कि ऑनलाइन की अपनी सीमा है, फेस टू फेस होती तो क्या बात होती। चलो, तो बहुत 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 शुक्रिया, है ना। फिर मिलते हैं जल्दी ही, दोबारा मिलते हैं किसी और नए विषय के साथ। ओके, बाय बाय। बाय बाय सबको, बाय।